जय गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इस आईसीआई के द्वारा दिए गए नए कोर्स की नई बैच में 100% न्यू बैच, एकदम 24 कैरेट खरा सोना विथ नो ब्लेंडिंग। शुरुआत करते हैं आज से। सबसे पहले एक नमस्कार हो जाए जी। चलिए, तो आई होप दी ऐप इज रनिंग वेल और आप मुझे और मेरी बातों को अच्छे से सुन सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वेयर आर यू फ्रॉम, क्या नाम है आपका, खैर वो तो दिख रहा है, एंड कब आपका आगामी अटेम्प्ट है। आज हमारा डिस्कशन सबसे पहले शुरू होगा हमारे सब्जेक्ट से। तो कुछ 16 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना है बिफोर वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू इंडेस, विच इज अ न्यू चैप्टर एडेड बाय द इंस्टीट्यूट। हालांकि उसके अंदर मसाला काफी कुछ पुराना ही है। एक बार पहले आप लोग बता दीजिए, एवरीथिंग लुक्स टू बी फाइन एंड वेयर आर यू फ्रॉम, सो दैट देन आई कैन कीप मूविंग। ओके, हेलो हेलो हेलो। Right. So by the time you introduce yourself, let me introduce myself. So before we start, let me tell you about myself a bit. CS सार्थक जैन, नाम तो सुना ही होगा। खैर 2003 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा किया। 1999 आई डिड माय 12th स्टैंडर्ड और उसमें कुछ मेरी मेरिट आ गई। उस समय 0.01% टॉप स्टूडेंट्स को कुछ स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो भी मिल गई। अपने से ज़्यादा अपने घर वालों को लगने लगा कि यार इसमें कुछ है, और जब भी कॉमर्स के स्टूडेंट में कुछ है ऐसा लगता था तो क्या कर दिया जाता था, उसे सीए में डाल दिया जाता था। आई डिड सीए अलॉन्ग विथ बीबीए। आई हैड अ रेगुलर कॉलेज जीवन के कुछ हसीन लम्हे मैंने वहाँ पर बिताए, एंड देन कंप्लीटली फिर सीए में लग गए। सीए में फाइनल में ऑल इंडिया 46th रैंक 2003 अटेम्प्ट में ही। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे कुछ एग्जाम्स फाउंडेशन से फाइनल तक के क्लियर कर पाए। उसके बाद आईटीसी नाम की कंपनी में जॉब किया 3 साल तक, उनके इंटरनल ऑडिट कॉर्पोरेट अकाउंट्स डिवीजन में, जहां पर मैंने बहुत सारी चीज़ें और एक्सपोजर और इंडेस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इनफैक्ट इंडेस नहीं एएस बट आईएफआरएस भी देखे। मेरे जो बॉस थे मिस्टर बासु, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर दी सीए इंस्टीट्यूट, और हमारी कुछ फॉरेन सब्सिडरीज के ऊपर उस समय आईएफआरएस लगते थे। वहां पर फिर एक आइडिया, एक बैकग्राउंड मिला कि क्या अप्रोच होती है स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने की, और वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी क्लासेस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। आई एम श्योर आईटीसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो लोग गोल्ड फ्लेक, ओ हो सॉरी सॉरी, हम तो क्लासमेट वाले हैं, क्षमा करें, क्लासमेट आप यूज करते हैं। ऐसे आईटीसी के कई सारे प्रोडक्ट हैं। They are into cigarettes, they are into stationery, everything which is needed for a student, nevertheless खैर they are into hotels, agriculture and blah blah blah। 3 साल वहाँ काम करने के बाद फिर ऐसा फील आया कि यार लाइफ में कुछ चैरिटेबल करना चाहिए, और वहाँ से फिर शुरुआत करी हमने फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस ट्यूटोरियल्स फास्ट एजुकेशन 2006 में। एंड ये 2006 की जर्नी अभी तक चल रही है, और हमारी उपलब्धियां कुछ खास नहीं है, जो भी है वो सब हमारे स्टूडेंट्स की उपलब्धियां हैं। So I take your CF final financial reporting and audit at final level, और intermediate के नए कोर्स में अब जो एकमात्र अकाउंट्स का पेपर है वो और ऑडिट, ये 2 सब्जेक्ट्स में लेता हूँ। आज हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कशन शुरू होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिए अपन एक काम करेंगे कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही निकाल, ये आपके नए मॉड्यूल्स है दोस्तों, और इंस्टीट्यूट ने इन मॉड्यूल्स में आपको 4 अलग अलग पार्ट में, या यूँ कह लो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को 4 मॉड्यूल्स में बांटकर आपके साथ शेयर किया है। ये इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को एक आउटलाइन फॉर्मेट में शेयर किया है, और ये आपके स्टडी मटेरियल का एक्चुअल कंटेंट है। ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट इन टोटल दे हैव डिवाइडेड द होल सब्जेक्ट इन 17 चैप्टर्स। और ये जो 17 चैप्टर्स हैं, हम यहाँ से देखने की बजाय आई एम ओपनिंग अप योर ब्रह्मास्त्र, यहाँ से हम इसे समझते हैं कि इन चैप्टर्स का कैसा डिवीजन है।
इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले बिफोर वी गो ऑन टू द कंटेंट ऑफ योर सिलेबस, शुरू के आधी घंटे आज अपन आराम से सिर्फ ये सब बातें करेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका पेपर कैसा आता है, अभी तक कैसा आया है, नए कोर्स में क्या बदलाव हो सकते हैं, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स या चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, हमारा सीक्वेंस क्लास में क्या होगा, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे मिलेगी, ऑल दैट स्टफ। फिर अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस पूरे डिस्कशन के दौरान आपके कोई भी सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। हमारी ऐप में आपके पास सुविधा है, 2 टैब दिखेंगे आपको, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक में अगर आप चैट डालेंगे तो पूरी दुनिया को दिखेगा, यानी आपके सारे फ्रेंड्स को दिखेगा, और प्राइवेट में डालोगे तो सिर्फ मुझे दिखेगा। चलिए, तो कभी आपको ऐसा कोई चैट में कमेंट डालना है कि सर बहुत बढ़िया लग रहे हो, तो उसे पब्लिक में डालिएगा। पर कभी आपको ऐसा डालना है सर ये कैसे तैयार होके आ गए हो, तो आप उसे फिर प्राइवेट में डालिएगा। तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले ये कहा कि सीए फाइनल के कोर्स के स्कोप में हम चाहेंगे कि स्टूडेंट को ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, साथ ही साथ में वो अप्लाई और एनालाइज भी कर सके कॉन्सेप्ट्स को, और यही हम उससे टेस्ट करेंगे। ये आपके स्टडी मटेरियल में इनिशियल पेजेस में लिखा है। इस कारण से इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सिर्फ एक ही चीज रखी है, और वो है इंड एज। 17 चैप्टर में से 2 चैप्टर अगर आप हटा दें तो 15 चैप्टर में सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इंटर से आए हो आप लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप लोग वाकिफ हो, उसी का एक वर्जन होता है इंड एज, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इज बेसिकली व्हाट योर सिलेबस इज। यानी 95% आपका पेपर जो है वो इंडेज बेस्ड है, सिर्फ 5% 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो नए ऐड हुए हैं उसके ऊपर बेस्ड हिस्टोरिकली रहता है। जो इंस्टीट्यूट की प्रपोज मार्किंग स्कीम है उसमें भी ऐसा ही है। कुछ इंडेज दोस्तों हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, और कुछ इंडेज का स्पेसिफिक पोर्शन आपके कोर्स से हटाया गया है। आईसीआई कहता है कि आपका ये जो हमने मॉड्यूल दिया है, ये मॉड्यूल के साथ हर अटेम्प्ट से पहले हम स्टडी गाइडलाइन पब्लिश करेंगे। आप इन दोनों को मिला के देखिएगा कि आपका कोर्स क्या है। तो सारे इंडेस में से ये 4 ऐसे इंडेस हैं जो आपके सिलेबस से बाहर रखे गए। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एज सच जैसे 29 है हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, तो वो संभावना भारत में अभी है नहीं। वो जिम्बाब्वे श्रीलंका टाइप की एंटिटीज में प्रॉब्लम है, मे बी पाकिस्तान ऑल्सो इन द करंट सिनेरियो। तो उस सेंस में हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस से हटा दिए गए। तो टोटल 39 इंडेज होते हैं अगर आप नंबर्स जानना चाहें। उनमें से ये 4 अपने सिलेबस में नहीं है, 35 है। उन 35 में कहीं कहीं कुछ कुछ कंटेंट हो सकता है कि आपके कोर्स से बाहर रखा जाए, वो बहुत ही मिन्यूस्क्यूल पोर्शन है, वो अपन जैसे जैसे रिस्पेक्टिव इंडेज पढ़ेंगे वैसे डिस्कस करेंगे। देयर इज नथिंग मच सब्सटैंशियल देयर। एक इंस्टीट्यूट की अप्रोच में ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्टीट्यूट का, ये भी देख लेते हैं। स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्वायर द एबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो फॉर्मुलेटिंग सूटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आप इसके बाद सीए बन जाओगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनियों के बनाने में मदद करोगे या बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे। इसलिए आपको उस लेवल तक की एक्सपर्टीज ये स्टैंडर्ड देना चाहता है। टू गेन प्रोरेस, प्रोरेस क्या होता है? एक्सपर्टीज होता है। टू रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम अब अकाउंटिंग नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। दोनों में बड़ा फर्क क्या है? अकाउंटिंग का मतलब कैसे इन चीज़ों को बुक्स में अकाउंट फॉर करना है, पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंट करके उसका कैसा प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, एनुअल रिपोर्ट में वो कैसा दिखेगा, पूरा डिस्कस करना है। टू डेवलप एक्सपर्टीज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप एंटिटीज, आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 to 20 मार्क्स का। हिस्टोरिकली उसमें वेटेज रहा है और प्रपोज्ड भी यही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप इंटरमीडिएट में भी सब्सिडरीज के साथ कंसोलिडेशन देखते थे, या सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट, सबके साथ अपन देखेंगे। और उसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ने ऑब्जेक्टिव में ही एम्फेसाइज किया इसके ऊपर। एंड फाइनली टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि
कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हैं, सिलेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके सिलेबस में डाले गए हैं, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल सिनेरियो वेयर ट्रीटमेंट इज डिफरेंट इन बोथ द स्टैंडर्ड। मॉड्यूल में आपके हर इंडेस के अंत में इंडेस और उसके करस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंपैरिजन दिया गया है। इसका मतलब यह है कि क्या हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है? नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडेस है और इंडेस और एएस के कंपैरिजन है। क्या एग्जाम में एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं? अगर आप एग्जिस्टिंग सिलेबस जो है वो देखेंगे तो उसमें आज तक कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, एक्सेप्ट 2017 में जब अब हो गया ओल्ड नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने अभी तक सीए इंस्टीट्यूट के जीवन काल में कुछ 3 ओल्ड टू न्यू कोर्स ट्रांजिशंस देखे। तो 2017 मई में जब नया कोर्स लॉन्च हुआ था, इनफैक्ट अगस्त में उसके एक आपके मटेरियल आए थे एंड May 17 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वहां पर इंस्टीट्यूट ने कुछ एएस इंडेस के कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे, उसके बाद कभी नहीं पूछा। हालांकि जो आपके प्रीवियस मॉड्यूल्स थे उसमें भी वो कंपैरिजंस दिए जाते थे। तो अगर वही आगे भी चलते रहा तो हम ये मान सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजंस का कोई खास रेलेवेंस हिस्टोरिकली देखते हुए आने वाले समय में भी नहीं होना चाहिए। बट अगर हम आईसीआई के मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें हर चैप्टर में आखिरी में एएस और इंडेस के कंपैरिजंस हैं। कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड डिस्कशन इस बार स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट किया गया है एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट आल्सो टू यू। अब आपके सिलेबस को डिवाइड अगर अपन करें तो आप यूं समझो दोस्तों कि क्योंकि हमें 39-4 अपने सिलेबस में नहीं है, ये सारे इंडेस पढ़ना है। तो इन इंडेस को कैसे पढ़ा जाता है? सबसे पहले आप पढ़ेंगे रोड मैप कि भैया इंडेस लगते किसके ऊपर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ही बताओ, अगर मैं एवं ही आपसे पूछता हूं, आर इंडेस एप्लीकेबल ऑन कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स ऑल्सो, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एज वेल एज कॉर्पोरेट एंटिटीज और ओनली कॉर्पोरेट एंटिटीज? बोले तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या सारी कंपनियों को फॉलो करना है? कुछ सिलेक्टिव कंपनीज को फॉलो करना है? कुछ सिलेक्टिव कंपनीज और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो बड़ी बड़ी है उनको फॉलो करना है? क्या है आपकी फीलिंग? कंपनीज अगर इंडेस फॉलो कर रही है तो उसमें कौन सी कंपनियों को इंडेस फॉलो करना है? क्योंकि कुछ कंपनियां तो आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, ये हमें पता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में जो आज शुरू करेंगे हम, जिसको इंस्टीट्यूट ने नाम दिया है इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रोड मैप। बहुत बढ़िया, जवाब आने लग गए। ओनली कॉर्पोरेट एंटिटीज, सिलेक्टिव कंपनीज। मतलब इसका पहले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं कि भाई किन पर इंडेस लगेंगे, और उसके बाद में इंडेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। जैसे कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, आप पहले लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, यहाँ पे पहले आता है असेट्स। आप वहां बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो खत्म होता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद एक पूरा अलग सेक्शन आता है जिसे बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका मतलब कि जो बैलेंस शीट P&L के फॉर्मेट है ना वही डिफरेंट है। तो अगला चैप्टर हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी शेड्यूल 3 एंड इंडेस 1। अपनी क्लास में सीक्वेंस जो फॉलो किया जाता है दैट इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्या अप्रोप्रिएट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे सीक्वेंस डिसाइड होता है। तो शेड्यूल 3 इंडेस 1 कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है उस पर अभी आऊंगा मैं। और इसके साथ ही एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो बेसिकली अलग अलग टर्म्स आपकी यूज होती है वो डिफाइन करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई एसेट की क्या डेफिनेशन है, तो कई बार ऐसा होता है कि एसेट पूछा तो बच्चा बोलता है सर एसेट मतलब कोई भी ऐसी एसेट जिससे कि हम बिजनेस चलाते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है।
जो हमारे प्रोडक्शन में सर्विसेज देने के काम आता है भाई, वो फिक्स्ड असेट जिसे पीपी कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसकी डेफिनेशन है। मैंने असेट की पूछी, नहीं सर तो असेट की क्या डेफिनेशन होती है, असेट बोले तो असेट। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इन्हें कहाँ डिफाइन किया जाता होगा? तो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया है अंडर इंड एस। एक ऐसा ही फ्रेमवर्क है एएस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनके लिए, और एक ऐसा फ्रेमवर्क है इंड एस वालों के लिए। तो क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अपन क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर हमारी टर्मिनोलॉजी जो होती है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसलिए इन दोनों के अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए हैं, और ये जो टर्मिनोलॉजी है और इनको रिकॉर्ड करने का जो बेसिक लॉजिक है, वो सारा लॉजिक कहां पर डिस्कस किया जाएगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बहुत बढ़िया भाई। दिवांशु पूछते हैं कि सर फॉर्मेट डिफरेंट क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ बदलाव करेंगे तो कुछ तो बदले, ऐसे लगे तो सही कि कुछ बदला है, कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि इंस्टीट्यूट ने नया कोर्स लाया तो क्या सिलेबस में बहुत सारे चेंज हुए, दिखाया तो एनवलप तो बहुत बदला है, पर अंदर कितना चेंज है ये तो अब समय बताएगा, ऐसा नहीं। तो वील डिस्कस, जब अपन शेड्यूल 3 डिस्कस करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्मेट क्यों अलग है, क्यों पहले असेट बाद में अपन इक्विटी और लाइबिलिटी दिखाते हैं, पहले क्या होता था। वी विल कवर ऑल दोज थिंग्स। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखते हैं, भले ही एग्जाम में स्पेसिफिकली नहीं पूछे, पर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तो चीज़ें समझने में आसान होएगा। तो वेरी गुड, यू हैव द लिबर्टी टू आस्क सच क्वेश्चंस। लाइव में हो तो मजे लीजिए, पूरे आनंद उठाइए। इसके बाद में दोस्तों इंड एस की जाने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम का चैप्टर। हा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको जीवन में किसी और से मोहब्बत हुई हो या नहीं हुई हो, इंड एस से जरूर हो जाए। क्या कंसेप्चुअली इन्होंने हा, इतनी मोहब्बत है मुझे कि मैं खुद ब्लैंक हो गया। इतना कंसेप्चुअली इन्होंने चीजों को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे ये कुछ आपके बेसिक अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को हिला के रख देंगे। उदाहरण के तौर पे हमेशा से हम क्या मानते हैं दोस्तों कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो कैपिटल है इक्विटी में आएगा, कैपिटल है, लीगली इशू ही नाम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के। लेकिन इंड एस बोलता है तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, कन्वर्टेबल है या रिडीमेबल है? हमने बोला रिडीमेबल है। तो इंड एस बोलता है अच्छा कितने साल में रिडीम करने वाला? हमने बोला 5 साल बाद। हमने बोला अच्छा तुम किसी से आज पैसा ले रहे हो और उसे बोल रहे हो 5 साल बाद पैसा वापस लौटाओगे? अच्छा, और उसके बाद भी तुम उसे कैपिटल मान रहे हो, क्यों? हमने बोला 11वीं से मान रहे हैं। इंड एस बोलता है भाई इसमें कैपिटल जैसा है ही क्या, लाइबिलिटी का फीचर होता है ये कि पैसा लिया है और लौटाना है। इस लाइबिलिटी में एक छोटा सा फीचर बस अलग है, जो नॉर्मल लाइबिलिटीज में होता है कि आपको वहां पैसा लौटाना है, साथ में उस पर ब्याज भी देना है। यहां पे आप ब्याज की बजाय डिविडेंड देते हो जो डिस्क्रिशनरी है और क्यूमुलेटिव है। तो हो सकता है 1 साल नहीं दिया, अगले साल 2 साल का दे दिया, पर जो पैसे तुमने लिए वो तो वापस लौटाने ही लौटाने हैं। तो ये तो लोन जैसा ही हो गया। तो आप इसे क्या क्लासिफाई करोगे? यू विल क्लासिफाई इट एज लाइबिलिटी। तो ये आपके 3 इंड एस है, इंड एस 32, 107 और 109। अपन ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ चैप्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आज अपन सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो अब तेरे को पता होना चाहिए कि भाई अपना सिलेबस क्या है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया? आमतौर पे आप यूँ समझ लो कि अगर कंपनी शेयर डिवेंचर इशू करती है या शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करती है तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होएगी ये। और ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें यही नहीं अगर आपने किसी को लोन दिया या लोन लिया, यानी अल्टीमेटली वो सारे एसेट जिसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है या इक्विटी का लेन देन इन्वॉल्व है, ये सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग इस चैप्टर में कवर की जाती है। एग्जाम में इसका इजीली 15 मार्क्स का वेटेज होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और ये फाउंडेशन चैप्टर है क्योंकि इसके चैप्टर के रेफरेंस आप देखना अगले कुछ 15 और इंड एस में आपको देखने को मिलेंगे, और ये अपने आप में दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी और ट्रिकी है। और हमारा बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिफिकल्ट या ट्रिकी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता भैया, डिफिकल्ट तब तक है जब तक समझ नहीं आया, आ गया तो सब आसान है, नहीं आया तो सब डिफिकल्ट है। हेलो, क्रिकेट आसान है या डिफिकल्ट है? कैसी बात कर रहे हो? यूएस के बच्चों से पूछो, बोले ओ माय गॉड हाउ डू यू प्ले दिस। पर हमसे कोई पूछे बेसबॉल या गोल्फ, हमला है ये क्या होता है, वो बोलेगा ये दिस नथिंग। आ गया तो सब आसान है। इसका मतलब क्या है दोस्तों
कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है, और ऐसे चैप्टर हम शुरू में लेंगे। लॉजिकली भी यही सीक्वेंस होना चाहिए, जो हम क्लास में सीक्वेंस रखेंगे वही आपका स्टडी पैटर्न भी होगा। ये चैप्टर आखिरी में मालूम है कौन लेते हैं या क्यों लिया जाता है? ताकि यार इतना बड़ा है, आखिरी में लो तो बच्चे ऐसे ही क्या करेंगे, वो उड़ा दो जल्दी जल्दी, कटिंग कटिंग कटिंग। वैसा नहीं होना चाहिए। खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से करें आप। ये कटिंग मतलब ग्रास कटिंग नहीं करना अपने को, एनी विच वेज नोबडी डज दैट। इसके बाद हम देखेंगे कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसको आप इंटरमीडिएट के आपके कंसोलिडेशन और अमलगमेशन चैप्टर से कंपेयर कर सकते हो। पर यहाँ पे हम सब्सिडरी के साथ साथ जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स भी देखेंगे। इसका भी 15 to 20 मार्क्स का वेटेज होता है। आप यूँ समझ लो दोस्तों कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर करने में हमें 10 से 15 लेक्चर लगते हैं। कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन क्लास में कवर करने में हमें 15 से 20 लेक्चर्स लगते हैं। रोड मैप शेड्यूल 3 इंड AS 1 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्योरी है, तो हम थोड़ा सा लेटर स्टेज पे लेते हैं उसको, तो उसका सीक्वेंस में आखिरी में आएगा। इनको कवर करने में विल टेक अराउंड 5 to 7 लेक्चर्स, तो बेस बिल्ड करने के लिए अपने को उतना समय लगता है। इनके साथ आप बोल सकते हो कि व्हाट यू हैव डन इज यू आर काइंड ऑफ हाफ वे थ्रू विथ योर सिलेबस, यानी आपने जो कवर किया है इतने में आपका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर हो जाता है, बोथ मार्क्स और कंटेंट के ऑब्जेक्टिव से। इसके बाद में इंडेस में अगर आप जाओगे तो इंस्टीट्यूट के ये 2 पसंदीदा स्टैंडर्ड है जो इंस्टीट्यूट रेगुलरली पूछता है, पर्टिकुलरली क्योंकि ये लेटेस्ट 2 स्टैंडर्ड है। इंडेस 115 एक और ऐसा स्टैंडर्ड है जिसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। इनफैक्ट 1, 2, 3 ये 3 ऐसे चैप्टर है जो आपके पेपर में होंगे ही होंगे। अगर इसका क्वेश्चन पेपर में ना दिखे तो देख लेना कहीं इंटर के पेपर में तो नहीं बैठ गए। गारंटीड आता ही आता है। अभी तक तो आया है, पिछले 7 अटेम्प्ट की बात करूं, उससे पहले के अटेम्प्ट मत देखना, पेपर अजीब आते थे। तो ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है अगर मैं फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए इसका वजूद भी ज्यादा है। एक है रेवेन्यू, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आप पढ़ते थे पहले, AS 9 रेवेन्यू रिकग्निशन, और एक AS 7 होता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये उसका काउंटर पार्ट है। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स को कहा है कि ये पढ़ते समय इसके जो काउंटर पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके भी डिफरेंसेस और कंपैरिजन साथ साथ में अलग से पढ़ना है। तो इन जनरल हम सबके कंपैरिजन पढ़ते हैं, पर यहाँ स्पेसिफिकली बोला है कि आपको इसके कंपैरिजन करना पड़ेंगे। सेम ऐसा ही इंडेस 116 लीजेस जो आपका AS 19 होता था उसके लिए भी का है। तो इन दोनों में हमें करस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस करना होंगे। ऐसा पहले नहीं होता था, अब के सिलेबस में है। देन शेयर बेस्ड पेमेंट आप एक गाइडेंस नोट पढ़ा करते थे, यहाँ पे वो इंडेस 102 है। आई विल नॉट से कि इसका हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बट मोर ऑफन देन नॉट आता है, और ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर। हमारा जो सीक्वेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्लास में। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद शेड्यूल 3, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप मार्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा अभी। इसके बाद में देन वी विल टेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड देन शेयर बेस्ड पेमेंट। उसके बाद में देन वी विल कम टू इंडेस। इंडेस में हम शुरुआत रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर और लीज से नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए पहले थोड़े से बेसिक स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ते हैं, PP वगैरह इस टाइप के। तो उसके बाद फिर हमारा सीक्वेंस इनके बीच में चलते रहेगा। अदर इंडेस यानी जैसे इन्वेंट्री हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इसे रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं, वो हो गया, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, EPS, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे सारे इंडेस आपके लिए इंडिविजुअल एक एक चैप्टर है। तो वो सारे अपन कवर करेंगे। साथ में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर और लीजेस लिखेंगे। इसके अलावा आपके अदर्स में कुछ चैप्टर हैं, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कुछ नहीं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये 2 नए चैप्टर्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए नए सिलेबस में। दोनों ही चैप्टर अपने आप में थ्योरी हैं। एक कोड ऑफ एथिक्स में जो इंटरनेशनल कोड है उसको अकाउंटिंग से रिलेट करके बनाया है, और एक प्योर थ्योरी चैप्टर है अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी। इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की कई सारी ज़माने भर की नई नई चीज़ें डाली गई है। तो वी विल डिस्कस दैट। और जैसा मैंने आपको बताया, कुछ स्पेसिफाइड AS है जिनके साथ में आपको कंपैरिजंस कवर करना है। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये सब अपन आखिर के लिए रखेंगे। अब आते हैं अपन इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेटेज है। उससे पहले एक बार मैं सिलेबस में आपको बता दूं कि इसे कैसे दिया गया है।
तो इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल बनाए हैं उसमें सीक्वेंस इस तरह का है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इंडेस 134-7 बोलते हैं क्योंकि ये प्रेजेंटेशन रिलेटेड है। हम इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ सकते दोस्तों क्योंकि ये पढ़ने के लिए लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ये का इंटरनेशनली जो सेट सीक्वेंस है वो फॉलो किया जाता है, इंस्टीट्यूट ने उस तरह का फॉलो किया। तो उन्होंने बोला सेट वाले सारे स्टैंडर्ड एक साथ दे दिए। ये ठीक है, ये अपन एक साथ एक के बाद एक पढ़ सकते हैं, बट ये पढ़ने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो थ्रू सम बेसिक अदर स्टैंडर्ड्स लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल। चलिए तो इससे अपने को क्या समझ में आ गया दोस्तों, सब्जेक्ट का आउटलाइन समझ में आ गया। जो जो मैंने आपको चैप्टर बताया अब उसमें मैं तुमको एक काम की चीज बताता हूं। अब तो ये ओल्ड सिलेबस हो गया क्योंकि अपनी बैच है नए की। ये नवंबर 2019 से मई 2023 तक का एनालिसिस है। इसका मतलब इसमें टोटल एक जैन 21 में एक और अटेम्प्ट था, तो इसे सब मिला जुला के अगर आप देखोगे तो 7 अटेम्प्ट का एक एनालिसिस किया है मैंने कि कौन से पर्टिकुलर इंडेस या चैप्टर से कितनी बार सवाल पूछे गए। ये आपको जो आज का नोट है इसका प्रिंट आउट आपको आपके रजिस्टर कॉपीज में, आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है दोस्तों एफआर की, बहुत सिस्टमैटिकली अपन बनाएंगे। जो आपको किताबें मिलेगी उसमें ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको कॉपी बहुत क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही प्राइमरली यूज़ करना पड़ेगी, बट उसके बावजूद भी कुछ कुछ चीज़ें हमें नोट करना होगी। मैं कैसे बनाना है मैं ये सोच के बनाऊंगा कि आज आप 2 साल बाद एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी कॉपी आपके लिए वैसी की वैसी काम आए, फिर आपकी एग्जाम 2 साल बाद हो 1 साल बाद हो। तो आप, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये 3 ऐसे चैप्टर है जिसके ऊपर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए। इसके बाद 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। आप एबीसी एनालिसिस अगर मोहल्ले में, मार्केट में, बाजार में देखोगे तो वो बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग कोई इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए नहीं है, जबकि अगर आप फैक्ट्स के बेसिस पे देखोगे तो आप देखिए पिछले पर्टिकुलर अटेम्प्ट में ही इसके ऊपर 10+ मार्क का क्वेश्चन आया। ये शेयर बेस्ड पेमेंट है, ईसॉप्स, और ये लीज है 116। तो ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो अपन शुरू करेंगे रोड मैप के बाद, वो शेड्यूल 3 इंडेस 1 है, एंड देन दीज आर दी अदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, और ये इस तरह से आपको डिफाइन किया गया। इसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सीएसआर 2 चैप्टर डिलीट कर दिए जो एग्जिस्टिंग कोर्स में थे, नए में नहीं है, इसलिए मैंने उसका वेटेज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है क्योंकि वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं। अब मैं आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स टेस्ट करना चाहूंगा। येलो से मैंने हाईलाइट किया है वो सारे पर्टिकुलर चैप्टर्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली एग्जाम में पूछे गए। इसका मतलब मई 2023 में जिन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे गए वो येलो में हाईलाइटेड है। आप मुझे बताओ इससे आप क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालते हो, क्या कंक्लूजन इससे आप निकालते। एंड बाय द टाइम यू फॉर्म द कंक्लूजन, लेट मी ऑल्सो आस्क यू अ क्वेश्चन। बताएं दोस्तों, लेट्स चेक योर डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स। हेलो 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 everything's moving fine. चलिए सबसे क्वेश्चन आते हैं। देयर इज नो एबीसी एनालिसिस दैट वर्क्स इन द सीए फाइनल एग्जाम्स। मैंने पूछा आपसे आपका अटेम्प्ट क्या है, स्टूडेंट्स चैट पे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप उसको क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको मजा आएगा, आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। दैट पर्टिकुलर बॉक्स बेसिकली इज द क्विज बॉक्स। तो वी हैव दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी दैट
आई कैन आस्क, इनफैक्ट आई कैन क्विज यू इन दिस पर्टिकुलर सेंस। क्यों? क्योंकि अब एमसीक्यूज आ गए एफआर में, तो हम क्लास में एमसीक्यूज इस तरह से हैंडल करेंगे। और गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स को भी ये सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए साथ साथ में मिलेंगे। लाइव वाले लाइव बेसिस पे कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ पूछा कि भाई किसके कैसे अटेम्प्ट्स हैं, सो आई गेट टू नो द पॉपुलेशन एनी विच वेज। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस एनालिसिस पे वर्क करते हैं तो व्हाट यू विल बी एबल टू फाइंड इज एबीसी एनालिसिस डज नॉट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स और समटाइम्स। आप देखो इसमें बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न यू कैन आइडेंटिफाई क्लियरली कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। ये 3 स्टैंडर्ड है जो हमेशा पूछे गए थे। इनफैक्ट ये 3 स्टैंडर्ड मालूम है आपको 6 बार पूछे गए थे। 108 को आप छोड़ दे, 112, 102 और 116, ये 6 बार पिछले 6 अटेम्प्ट में 5 बार पूछे गए थे, लेकिन इस बार नहीं आए। और आप 24 और 37 देखोगे, ये सारे के सारे, ये दोनों बहुत बढ़िया किसी ने इंटरप्रिटेशन निकाला कि ये पहली बार आया है। जब हम फिर एनालिसिस करते हैं, आई जस्ट शो यू अ क्विक एनालिसिस। ये मई 23 एग्जाम से पहले की जब स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, तो ये मैंने एनालिसिस दिया था। आप देखेंगे ये नवंबर 2022 तक का एनालिसिस है। दिस वाज शेयर्ड बिफोर दैट एग्जाम। और मैं हर बार स्टूडेंट को बताता था, क्योंकि इंस्टीट्यूट हर बार ऐसा करता है कि जो स्टैंडर्ड उन्होंने पिछले 5-6 अटेम्प्ट से नहीं पूछे उसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने आपको इनफैक्ट लास्ट टाइम व्हेन आई बेसिकली गेव दिस पर्टिकुलर एबीसी एनालिसिस because student know that to prioritize their studies, which is correct, but it should not be used to decide in terms of what to study. ये 2 स्टैंडर्ड मैंने बोला था, ये पिछले 6 एग्जाम में नहीं आए तो सी होते हैं, पर मेरे हिसाब से हैं, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड इट केम एनी विच वेज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू हियर इज, if you want to clear exam short, follow ABC analysis only to prioritize your study, that also only in the last 1 month or 1.5 months of your revisions. But never use ABC analysis for the purpose of studying it for the first or the second time. बैच के साथ प्लस एग्जाम से 4 महीने 4.5 महीने पहले जब आप लीव्स पे जाओगे, तब आप जो पहली सेकेंड रीडिंग करोगे वो 100% होना चाहिए, वहाँ ABC काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक लेवल पे इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स का क्या होता है, सब्जेक्ट का अपने को आइडिया लग गया। अब फटाफट दूसरी बातें कर देता हूँ, फिर अपन अपने पहले चैप्टर से टॉपिक से शुरू हो जाएंगे, काम कर देंगे। गुड माधव, वेरी गुड इंटरप्रिटेशन, लाइक योर इंटरप्रिटेशन। सेपरेट रजिस्टर बनाना दोस्तों, शुरू में आपके रजिस्टर में कोशिश करके 4 पन्ने छोड़ दीजिएगा। पहले पन्ने में आप एक इंडेक्स बनाइएगा जिसमें आप रजिस्टर के सारे पेजेस पे नंबर डाल दीजिए, और उस इंडेक्स में कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक क्या आपने चैप्टर डिस्कस किया है वो आ जाए, ताकि बाद में आपको रिवीजन में बहुत कन्वीनियंट रहेगा। साथ ही साथ में अगले 3 पेज आप खाली रख के, अगर हो सके तो आप एक लेक्चर वाइज समरी बनाइएगा कि लेक्चर 1 में सर ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पढ़ाया और ये क्वेश्चंस कवर किए, तो स्ट्राइकर के क्वेश्चन नंबर लिख देना। जो लोग बिग 4 या लार्जर फर्म्स में ऑडिट करते हैं वो देखते हैं कई बार कि ऑडिट से ज़्यादा समय डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाता है, पर उसका फ़ायदा होता है। यहाँ पे अपने को इतना नहीं, पर हर क्लास के बाद 5 मिनट डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। ऑडिट की भी फैकल्टी हूँ मैं, तो इसलिए क्षमा करें, पर ऐसा करने से आपको फ़ायदा बाद में मिलेगा। आपकी कॉपी बहुत सिस्टमैटिक रहेगी, प्लस आपको कभी भी बैकअप लेक्चर या रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेक्चर देखना है तो यू विल नॉट हैव टू सर्च, ट्रेजर हंट नहीं खेलना पड़ेगा अपने को एग्जैक्टली सब पता रहेगा। हालांकि मैं खुद एक लेक्चर लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें मैं हर लेक्चर में क्या कवर किया गया है ब्रॉडली बताता हूँ, बट वो बहुत ब्रॉड रहती है, आप आपके हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं और उसमें कौन से क्वेश्चंस ऐड हुए ये देख सकते हैं। तो कृपा करके एक लॉग बनाए अपने रजिस्टर के शुरू के पेजेस में। क्लास में हम लोगों का बहुत सिंपल सा फंडामेंटल रहेगा दोस्तों। जब भी कोई चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है, हेडिंग्स देनी है, मैं उसे रेड में करूँगा। क्वेश्चन एंड आंसर सारे ब्लू इंक में सॉल्व होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट की नोटिंग है ब्लैक इंक में होगी, और इसके अलावा मुझे कहीं पर भी बेबी पिंक यूज़ करना होगा तो मैं कर दूंगा। सर यहाँ पे आपने ब्रैकेट में रेड ब्लू ब्लैक क्यों लिखा है? ये तो लिख ही रहा है हेडिंग रेड से, तो रेडी होगी, क्योंकि कई बच्चे इसके प्रिंट आउट निकालते हैं। ये सब आपके साथ शेयर होगा। जब प्रिंट निकालोगे और ब्लैक एंड वाइट निकालोगे तो ये सब एक कलर का लगेगा, तो वो सोच के करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कलर्ड प्रिंट आउट ही निकाल लेते हैं सारे के सारे बोर्ड नोट्स का, बोले टेंशन ही खत्म। दैट इज़ योर चॉइस। टोटल लेक्चर्स हमारी बैच में 90 ±5 में आई थिंक हम कंफर्टेबली पूरे कोर्स को पूरे के पूरे कंटेंट के साथ जो प्लान है अच्छे से कवर कर लेंगे। 3 घंटे का हमारा लेक्चर होगा, 1.5 घंटे बाद ब्रेक, फिर वापस से 1.5 घंटे का सेकंड पार्ट। किताबें बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको एक ब्रह्मास्त्र और एक स्ट्राइकर, दैट्स इट।
ये 2 किताबें आपको मिलनी हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है, ये जो अभी आप देख रहे थे, जो मैं आपसे यूज़ कर रहा था, बेसिकली आपको रेफर कर रहा था बताने के लिए, दिस इज समथिंग विच वी कॉल एज ब्रह्मास्त्र। नाम सोच समझ के दिया गया है इस पर्टिकुलर किताब का। इसमें वो सारा कंटेंट है जिससे आप सिंगल हैंडेडली इस किताब से आप पूरे के पूरे एफआर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब सिंपल सा फंडा कर दिया है, क्लास में जिससे पढ़ेंगे उसी से रिवाइज करेंगे, उसी को एग्जाम तक लेके जाना है अपने। कल दिन इंस्टीट्यूट ओपन बुक कर दे तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, एनी विचेज वो करेगा नहीं। तो ब्रह्मास्त्र 2 पार्ट्स में आएगी क्योंकि काफ़ी लेंदी है एफआर का सिलेबस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड दे विल कवर अप चैप्टर्स। तो फर्स्ट में जो हमारे शुरू के कुछ चैप्टर्स है वो बाद में सेकेंड वाले। नॉर्मली हम कहते हैं कि आपके जो लार्जर चैप्टर्स है, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट्स प्लस शेड्यूल 3 इंड एस 1 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये सब पार्ट 1 में, बाकी सब पार्ट 2 में। दोनों किताबें रफली 350 पेजेस की होती है, एंड दीज आर ऑल विथ कलर कोडिंग्स एंड एवरीथिंग। कैसे कलर कोडिंग्स यूज किए, ये सब न्यूली डिजाइंड ब्रह्मास्त्र है, नथिंग ऑफ दैट इज ऑफ द ओल्ड कोर्स एज पर द न्यू कंटेंट। तो हम कलर कोडिंग इस तरह से यूज करते हैं जैसे अपन पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन बैंक को हम स्ट्राइकर कहते हैं। ब्रह्मास्त्र 1 की क्वेश्चन बैंक स्ट्राइकर 1, ब्रह्मास्त्र 2 की क्वेश्चन बैंक स्ट्राइकर 2। एक्चुअल में एक ही किताब है, 2 वॉल्यूम में आती है, ओनली बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी। स्ट्राइकर में हम क्या कवर करते हैं दोस्तों, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम, ये सब कवर होता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिवली कवर होते हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपकी बैच के साथ में टोटल लेट्स से 90-95 लेक्चर्स है, तो एवरी 18 to 20 लेक्चर यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ द प्रीवियस 18 to 20 लेक्चर्स कंटेंट। यूजुअली टेस्ट का फंडा होता है कि उसका प्री डिजाइंड है, ये टॉपिक के बाद एक टेस्ट होगा, इनके बाद एक होगा। ये क्यूमुलेटिव टेस्ट नहीं होते हैं। क्यूमुलेटिव टेस्ट आपका पूरी बैच कंप्लीट होने पे एक फुल टेस्ट 3 घंटे का होगा। हर स्टूडेंट के टेस्ट को इवैल्यूएट करके फीडबैक एक एक क्वेश्चन के आंसर के साथ दिया जाएगा। अब हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ क्लास देना नहीं है, पहले से भी नहीं था, पर अब आपके साथ सिस्टम्स ऐसे बना दिए गए, देयर इज अ बिग टीम ऑफ पीपल हु आर चेकिंग द पेपर्स। तो इवन गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स हैव दिस फैसिलिटी कि वो टेस्ट पेपर्स आपको कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत सिंपल है। पेन ड्राइव स्टूडेंट हो, गूगल ड्राइव हो, लाइव हो, एंड्रॉयड हो, iOS हो, सबको एक लिंक दिया जाता है जिसमें आपको ड्राइव में एक फोल्डर दिया जाता है, उस फोल्डर के अंदर सारे टेस्ट और एक अलग फोल्डर में सजेस्टेड आंसर है। टेस्ट में क्या क्या कंटेंट कवर है, उसका क्या शेड्यूल है, एक एक्सेल फाइल में वहाँ पे दिया जाएगा। आप देख लीजिए कि टेस्ट 1 में क्या कवर होगा। गूगल ड्राइव वालों के लिए बोल रहे हैं, या फिर मैं क्लास में भी बताते रहूँगा कि अब ये टेस्ट आएगा आपका, आपको यहाँ से पिकअप करना है। हियर यू कैन डाउनलोड द टेस्ट पेपर, सॉल्व कर दीजिए। आपको दिया जाएगा कहाँ पर मेल करना है, मेल कर दो, साथ में अपनी बैच की डिटेल डाल दो, वो क्रॉस चेक करेंगे, स्टूडेंट हैं आप, और आपको इवैल्यूएट करके उसका आंसर दे देंगे। ये करने से क्या होगा, हमें सही समय पे पता पड़ जाएगा हमारी प्रिपरेशन सही से हो रही है, या आगे पढ़ते समय हम किन चीज़ों पे और ज़्यादा ध्यान दें, लिखने की प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन से और बेहतर। लाइव वाले स्टूडेंट्स को 100% बैकअप मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लेक्चर्स हैं आपके, लेक्चर टोटल अपने 90 लेक्चर्स 3 आवर्स 270 आवर्स की बैच होगी, तो आपको एक बैकअप मिलेगा जिसमें सारे लेक्चर्स है और 270 आवर्स का टाइम है। अब वो 270 घंटे आपके ऊपर है कि आप पहला ही लेक्चर पूरे 270 घंटे बार बार देख लो, बोले वाह यार क्या बात बोल रहे सर, और आपको सिलेक्टिवली कुछ कुछ लेक्चर 2 बार देखने, कुछ नहीं देखने, पूरा आपके ऊपर है। ये बैकअप लाइव वाले स्टूडेंट्स को इसलिए दिया जाता है कि कल किसी दिन आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप बैकअप से इमीडिएटली देख सकते हैं। सारे के सारे बैकअप लेक्चर प्लस गूगल ड्राइव वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेक्चर्स क्लास खत्म होने के बाद, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच तक अपलोड हो जाते हैं लेटेस्ट। संडे का लेक्चर हो सकता है कि कभी मंडे को अपलोड हो, अदरवाइज लेक्चर्स गेट अपलोडेड मैक्सिमम बाय 1 PM मैक्सिमम। बट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की समस्या ये होती है कि उनका भल्लाल देव उन्हें जल्दी बुला लेता है, तो उन लोगों को आर्टिकलशिप के लिए जल्दी जाना है, तो लाइव वाले स्टूडेंट्स के लिए 9:30 बजे का बाद का जो अपना लेक्चर है वो ऐप में ही रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी वो ऐप में दिख जाएगा, आप ऑन द गो से देख सकते हैं। कल हमने एक प्री लेक्चर मीटअप रखा था जिसके अंतर्गत स्टूडेंट ने एक रिक्वेस्ट की कि सर बैकअप लेक्चर कुछ ऐसा दे दीजिए कि हमें उसे अगर देखना हो तो हम लैपटॉप पे और कभी मोबाइल पे देखना हो तो मोबाइल पे देख सकें, क्योंकि कई बार हम ऑफिस के कारण ट्रैवलिंग आर्टिकलशिप में ट्रैवल पे जाते हैं, आउट स्टेशन ऑडिट पे जाते हैं, लैपटॉप कैरी नहीं कर पाते या कन्वीनियंट नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो डन। अब से आपके बैकअप लेक्चर आप 1 at a टाइम, यानी या तो लैपटॉप पे या मोबाइल पे, जहाँ पे भी आपको देखना है वहाँ पे देख सकते हैं। सेम अप्लाइज टू स्टूडेंट्स हु हैव टेकन गूगल ड्राइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स।
डाउट सॉल्विंग के लिए एक ईमेल आईडी है, आपको डाउट्स यहाँ पे पूछने हैं। ये सिंपल एक सिस्टम है कि आप ईमेल डालिए, डाउट पूछिए, उसका जवाब मिलेगा, आपको लॉग मिल जाएगा, बाद में रिव्यू करना है तो आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पर डाउट सॉल्विंग नहीं होती है, सब्जेक्ट रिलेटेड। लेकिन अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी भी कारण से मुझसे कनेक्ट करना है या कोई आपको सजेशन पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आई एम अवेलेबल। आप चैट करिए, यहाँ पे मैसेज करिए, आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। इज ओनली अवेलेबल फॉर व्हाट्सएप एंड मैसेजेस। कॉल करना है तो आप टाइम ले लीजिए और बात कर लेंगे। ऑफिस रिलेटेड आपको कोई कंसर्न्स हैं, एडमिन इश्यूज रिलेटेड, बुक्स कब मिलेगी, इस तरह के, तो वो ये वाले नंबर्स आप यूज़ कर लीजिएगा। फास्ट की ऐप में भी सुविधा है क्वेश्चंस पूछने की, कैसे मैं बता दूंगा आपको। अमेंडमेंट्स का बहुत सिंपल सा फंडामेंटल होता है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि मई एग्जाम में 31 अक्टूबर तक के और नवंबर एग्जाम में 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स आएंगे। अच्छी बात यह है कि एफआर में अमेंडमेंट्स आते हैं इंडियस अमेंडमेंट रूल्स के द्वारा, जो फिक्स है, हर साल मार्च में आता ही आता है, और वो अमेंडमेंट आपका नवंबर अटेम्प्ट से एप्लीकेबल हो जाता है। अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर अमेंडमेंट हुआ है तो उसके फास्ट ऐप पे या फिर यूट्यूब पे सारे अमेंडमेंट्स के वीडियोस आ जाते हैं, और उसका कंटेंट आपको ओपन पीडीएफ या फास्ट ऐप पे पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दिया जाता है। रिवीजन फास्ट ऐप और यूट्यूब पर अवेलेबल है। जितने लोग लेक्चर्स लेते हैं उन सबको एक सिस्टमैटिक रिविजन दिया गया है। कहाँ पर? इन दी ऐप इटसेल्फ। तो जैसे जैसे अपनी क्लास होती जाएगी उसके रिवीजन रिकॉर्ड होते जाएंगे, या ऑलरेडी अगर अर्लियर रिकॉर्डेड रिवीजन्स रेलेवेंट होंगे तो वो शेयर कर देंगे, ताकि जब आप 2 साल बाद पढ़ना शुरू करोगे, अगर आपकी एग्जाम्स लेट है जैसे मैंने देखा, तो यू फर्स्ट हैव टू सी दैट पर्टिकुलर रिवीजन इन दी ऐप या यूट्यूब, जहाँ से भी आप कन्वीनियंटली फील करते हैं, और उसके बाद पढ़ना है। ये सब मैं आखिरी दिन ऑफ द बैच में आपको समझा दूंगा। इन सब के अलावा एक पावर बैच होती है जिसमें अराउंड 70 आवर्स में पूरे एफआर को बहुत सिस्टमैटिकली एक एक टॉपिक को रिवाइज किया जाता है एग्जाम फोकस के साथ। वो बैच का एक्सेस सारे रेगुलर और फास्टर स्टूडेंट्स को अब दिया जाएगा बिफोर देयर एग्जाम्स, अ फ्यू मंथ्स बिफोर एक्सेस दे देंगे, एक लिमिटेड पीरियड के लिए, आप देख सकते हो। नॉर्मली उसे कौन देखता है? जिसे लगता है कि यार किसी कारण से बैच प्रॉपर नहीं हुई थी, तो जो स्टूडेंट्स का सब कुछ कवर हो गया है बट वो कोई पर्टिकुलर सिलेक्टिव टॉपिक चाहते हैं कि यार एक बार रिवीजन देख लो फिर स्टार्ट करूँ, और रिवीजन नॉर्मल यूट्यूब वाला नहीं, एकदम डिटेल वाला, वैसे लोग इसे सिलेक्टिवली या कॉम्प्रिहेंसिवली यूज कर सकते हैं। दिस इज फिनोमिनल पावर बैच। एवरी स्टूडेंट who cleared and I speak to them, most of them have a great feedback for the power batch because it's a life savior. Then एमसीक्यू की प्रैक्टिस, क्योंकि अब एफआर में आ गए तो आपको एक सेपरेट बुकलेट दी जाएगी, तो अगर आप बुक में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपको स्ट्राइकर के साथ साथ एक एमसीक्यू बुकलेट दी जाएगी, which will have lot of questions for MCQ practice, and फास्ट ऐप में भी आपको MCQ प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। हमारा एक सिंगल चैनल है टेलीग्राम का, CA सार्थक जैन के नाम से, यहीं से हमारी सारी चैट होगी। इन क्लास चैट भी कुछ करना है तो वो भी सब यहीं से करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, इस पर्टिकुलर चैट में ये ऐसे दिखता हूँ मैं टेलीग्राम पर। आप जब इस पर्टिकुलर चैट में इनरोल करें, इनफैक्ट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करने पे एक डिस्कशन का ऐसा टैब आता है, दिखेगा आपको। आप ये डिस्कशन वाले टैब को क्लिक करेंगे तो डिस्कशन मॉडल पे आ जाए, डिस्कशन ग्रुप में आ जाएंगे। चैनल में आप चैट मैसेज नहीं डाल सकते, डिस्कशन ग्रुप में आप चैट मैसेज डाल सकते हैं। आगे भी आपको ये यूज करना है म्यूचुअल डाउट सॉल्विंग के लिए, दोस्तों को आपस में पूछना है तो। अदरवाइज यू हैव दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी टू आस्क डाउट एट द ईमेल व्हिच आई हैव शेयर्ड। इसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपके साथ लिंक टेलीग्राम के अपने चैनल में शेयर कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। तो टेलीग्राम में बहुत सारी चैट्स होती है, प्रमोशनल मटेरियल भी वहाँ पर आता है, तो कई बार फिर स्टूडेंट होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी मिस कर जाए, उसके लिए आप चाहो तो उसको पिन करके अपने लिए रख सकते हो। बट एक अपडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से मटेरियल कंटेंट आता है, उसमें प्राइमरली आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत प्रमोशन भी दिख जाए। ये स्वीट 16 पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे। वी हैव टेकन 40 odd good minutes to kind of cover up these particular things, which is fair enough. I hope this gives you a fair idea about what the subject is, and now it's time that we should start with our very first chapter, which is Introduction to Indian Accounting Standard. इस चैप्टर के ऊपर आऊँ उससे पहले क्विकली ब्रह्मास्त्र में एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर में मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ ये बताई है आपकी जानकारी के लिए। सीए स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना है, तो आपके कोर्स में स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर और पास्ट एग्जाम पेपर। स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विथ ऑल द रेलेवेंट अमेंडमेंट्स।
जो यूजुअली इंस्टीट्यूट आरटीपी के फॉर्म में दे देता है। ये आपके काम की चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूट क्या क्या पब्लिश करता है इंडेज से रिलेटेड, तो एक कंपेडियम ऑफ इंडेज पब्लिश करता है। आपको अगर कंपेडियम देखना है, बहुत सिंपल है, आप इंस्टीट्यूट की साइट पर जाओ या फिर आप सीधे लिख दीजिए कंपेडियम ऑफ इंडेज ICI, गूगल पे ऐसे सर्च कर लो। CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंपेडियम दिखेगा, विच इज नथिंग बट कंपाइलेशन ऑफ ऑल द इंडेज बेयर टेक्स्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए, कभी ऑफिस में यूज करने की जरूरत पड़े। लेटेस्ट है एकदम, इंस्टीट्यूट ने इसे अपडेट करके आपको 23-24 ईयर तक के लिए अपडेट करके कंपेडियम बनाया है। इन दिस पर्टिकुलर कंपेडियम व्हाट इज एग्जैक्टली डन, तो आप PDF वर्जन पे क्लिक करोगे तो आपको सारे स्टैंडर्ड इस तरह से मिल जाएंगे। तो आप कोई भी बेयर स्टैंडर्ड देखना चाहते हो, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, उसकी पूरी PDF आ जाएगी। ये ऐसा स्टैंडर्ड दिखता है। तो सारे इंडेज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये इस तरह के होते हैं। आप देखो, ये दिस इज बेसिकली व्हाट योर स्टैंडर्ड लुक्स लाइक। यही आपका सिलेबस है पूरा, यही अपने को पढ़ना है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट एजुकेशन मटेरियल देता है। तो जब भी नया स्टैंडर्ड आता है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें इंटरप्रिटेशंस कुछ हैं, तो वो सब इसमें आते हैं। कई समय लोगों को, प्रैक्टिशनर्स को दिक्कत आती है, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्लैरिफिकेशन बुलेटिन इशू किए जाते हैं। ये इंडेज वाइज इशू नहीं होते। क्लैरिफिकेशन बुलेटिन 1 में 10 इंडेज से रिलेटेड FAQs पब्लिश हो सकते हैं। ये एक टेक्निकल फेलिसिटेशन ग्रुप है जो करता है, और एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी होती है जिससे आप सवाल पूछ सकते हो। आपको लगता है क्लास में कोई चीज़ अच्छे समझ नहीं आई, हम वहाँ पे पूछेंगे, आप पूछ सकते हो। 30,000 रुपये क्वेरी का लेंगे, जवाब दे। इसके अलावा IFRS का कुछ मटेरियल होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर बेस्ड हमारे इंडेज हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, और उनके इंटरप्रिटेशन जो होते हैं, हमारे यहाँ क्लैरिफिकेशन इशू होते हैं, वहाँ इंटरप्रिटेशन इशू होते हैं। पहले उसे SIC बोलते थे, अब उसे IFRIC कहते हैं। इंटरप्रिटेशन कमेटी है उनकी, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, और IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी वो पब्लिश करती। प्लस ये लोग एक बैकग्राउंड मटेरियल पब्लिश करते हैं, बड़ा ही अच्छा होता है, जिसमें बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड बनाने के पीछे क्या सोच थी। ICI भी बैकग्राउंड मटेरियल बनाता है। कोई भी नया इंडेज आने से पहले उसका बैकग्राउंड मटेरियल बनता है, पर वो पब्लिक डोमेन में इशू नॉर्मली नहीं किया जाता है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ। पास्ट के मटेरियल में ICI का स्टडी मटेरियल, MTP, RTP और पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। आप चाहो तो ऑडिट करके देख लेना है अपने मटेरियल का। सिलेक्टिवली कुछ मैंने एजुकेशन मटेरियल और क्लैरिफिकेशन बुलेटिन के क्वेश्चन भी कवर किए। क्यों किए, आप देखना, अपनी किताब के कई सारे क्वेश्चन बाद में आपको RTP में देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम 2 साल बाद देगा, हमें वो नहीं पढ़ना है जो आ चुका है, हमें वो सब पढ़ना है जो आ सकता है, वो भी पढ़ना है। इनफैक्ट वो तो पढ़ना ही है। इस कारण से सिलेक्टिव, नॉट ऑल ऑफ देम, बट जो लगता है रेलेवेंट हो सकते हैं, वेरी सिलेक्टिवली। सिमिलरली IFRS ACCA के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जिसमें इंस्टीट्यूट का कंटेंट बहुत शॉर्ट है, कम है, तो वहाँ पे मैं लेके आता हूँ। हार्डली 5-7 क्वेश्चन होंगे पूरे मटेरियल में IFRS ACCA वाले। मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए हैं। कहाँ से? इंस्टीट्यूट के पुराना जो मटेरियल था ओल्ड कोर्स का, उसमें जो रेलेवेंट क्वेश्चंस थे वो बहुत ही सिलेक्टिवली, मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन होंगे। बट May 23 के पेपर में स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिकली ऐसा कहा कि इंस्टीट्यूट ने कई सारे अपने पुराने मटेरियल के क्वेश्चन इस बार पूछ लिए, जो कि लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से हटा दिए थे। तो ये सब हरकत इंस्टीट्यूट कभी कभी करता है, हर बार नहीं। तो अपन वी आर वेल कवर्ड इन द बैच। प्लस क्लास में चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्या होते हैं? स्मॉल क्वेश्चंस विच आर नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग इन द क्लास। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस आपको क्या करना है, दीज आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, यानी एग्जाम से पहले इसे रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसे कब यूज़ करना है? ओनली एट द स्टेज व्हेन द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग इट, या फिर आप जो एग्जाम से 4 महीने पहले पढ़ते हो तब डेवलप करने के लिए अंडरस्टैंडिंग। आंसर लिखने का क्या तरीका है ब्रीफ में दिया गया है, अपन स्टार्ट करेंगे। तो सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, दिस इज ऑल अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इंडेज। चलिए दोस्तों, यहाँ तक किसी के कोई डाउट है, कोई चीज़ मैंने चेक करने से अगर रह गई है, आप चाहते हैं मुझसे पूछना, 2 मिनट अपन डाउट्स के लिए रखते हैं, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। You have anything you feel you want me to answer? Please let me.
Any doubts, queries you have, please let me. ठीक है, मैंने सब बता दिया आपको, टेस्ट कैसे होंगे, क्लास क्या होगी, बैकअप क्या होएगा, ये सब कैसे मिलता है। आपके पास लिंक आएगा एक, वो लिंक के अंदर सारा कंटेंट होगा। किताबें आपको कब तक मिलेगी, बैच अभी स्टार्ट हुई है, आई थिंक इट्स अंडर द प्रिपरेशन। तो कल हमने प्री मीटअप में बताया था इट शुड टेक 2 वीक्स, बट मैं आपके साथ पीडीएफ इसकी शेयर कर दूँ। कहाँ पे शेयर होगी, आपके पास एक मेल पे लिंक का फोल्डर आएगा, जो मैं डेली नोट करता हूँ वो, प्लस कोई भी किताबों का एक्सट्रैक्ट मुझे शेयर करता है, वो सब उस लिंक में शेयर हो जाएगा। कई बार नोटेशंस होते हैं क्लास में, जो किताबों में मैं लिखता हूँ, स्क्रिबलिंग करता हूँ, बच्चे वो मांगते हैं, वो फास्ट ऐप पे दे दिया जाता है। किसी ने सवाल पूछ ही लिया कि सर जो नोटिंग करी है स्क्रीन में वो कैसे मिलेगी, अभी जब तक आपके पास किताब नहीं आ रही है, ये सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्मेट में। This will all be shared with you in the PDF downloadable format. Any other questions, please shoot. बताइए दोस्तों। फास्ट ऐप कैसे यूज करना है, नथिंग टू वरी ऑन दैट। जैसे जैसे पर आगे बढ़ेंगे आई विल शेयर दैट विद यू, बट दैट्स अनदर वंडरफुल थिंग। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपनी जो स्ट्राइकर क्वेश्चन बैंक होती है, ये आपको कुछ इस तरह की होती है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में अगर आप जाओगे तो व्हाट हैपेंस इज, ये चीज़ समझ लीजिए आप एक बार अच्छे से, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। इस क्वेश्चन बैंक में क्या किया है दोस्तों, सबसे पहले हर क्वेश्चन से पहले उसकी नोटेशन दी गई है। तो अगर आरटी लिखा है मतलब आरटीपी है, एसएम लिखा है मतलब स्टडी मटेरियल है, पी लिखा है मतलब पास्ट एग्जाम। अगर कोई क्लैरिफिकेशन बुलेटिन या एजुकेशन मटेरियल का क्वेश्चन मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, वो सी हो जाएगा, आईएफआरएस का है तो आईएफ हो जाएगा, इनके अलावा एडिशनल है तो एडी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डर है तो सीबी हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन एक से ज़्यादा जगह पूछा गया है तो नॉर्मली फिर उसके केस में आपको 2 रेफरेंसेस दिख जाएंगे। तो इन केस इफ द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन एनी ऑफ द पास्ट एग्जाम एज वेल एंड इट इज़ ऑल्सो देयर इन आरटीपी, तो आपको आरटीपी लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ लिख गया आरटीपी और एमटीपी। हम कोशिश करते हैं कि स्टडी मटेरियल के रेफरेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे, तो अगर कोई स्टडी मटेरियल में और आरटीपी में भी है तो एसएम लिखा रहेगा, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहे कि एसएम वाले सारे पहले कर दें। पर अगर पास्ट एग्जाम में आया तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पीई को दे देते हैं, पास्ट एग्जाम को तो पीई लिख देते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टडी मटेरियल जैसा ही क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में आया और हमने स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन रिटेन रखा है और पास्ट एग्जाम में सेम था क्वेश्चन एक्सेप्ट से ईयर चेंज कर दिए, तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन रिटेन है तो एसएम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे फिर अगर सिर्फ ईयर दिया है जैसे कि मई 2024, काश आपकी बात सच हो जाए सर, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये एग्जाम का क्वेश्चन। इसके अलावा देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, ये साइड में क्या है, ये क्या दिख रहा है हमें, क्या हो रहा है ये। तो व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, ये जो आपके क्यूआर कोड्स दिख रहे हैं, ये हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इस तरह का आपको एक क्यूआर कोड दिया जाता है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं अगर इस बारे में, 2 मिनट और ले ही लेता हूं। दिस इज समथिंग विच आई थिंक विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ये फास्ट की अपनी ऐप है। इस ऐप के अंतर्गत आप माई सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो यू विल बेसिकली बी एबल टू फाइंड योर बैचेस हियर। इस बैच के कंटेंट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको फास्टर का कंटेंट दिखा देता हूँ जो अभी यूज़ होता है।
आप देखेंगे तो इसमें वीडियोस, आपके सारे लेक्चर के वीडियोस, बैकअप वगैरह जो 9:30 के बाद का है वो यहाँ पे मिलेगा। ध्यान रखना बाकी जो बैकअप है वो आपको ड्राइव पे मिलता है, वो अलग सॉफ्टवेयर में चलता है। कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मुझे शेयर करनी है मैं दे देता हूँ। जैसे स्ट्राइकर की ओपन पीडीएफ दी है चैप्टर वाइज, वो आ गई। कुछ ड्रोन चार्ट्स हैं जो आप देखना चाहेंगे, ये सब यहाँ पर आ गए। कोई और आपके रिसोर्सेज है, एज इन जो भी आपके बोर्ड नोट्स होते हैं, जो मैं रोज़ लिखता हूँ उसे बोर्ड नोट्स बोलता हूँ, तो ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में भी मिलते हैं और साथ ही साथ में आपको ये यहाँ पर भी मिलेंगे। कहाँ पे? फास्ट की ऐप पे। तो यू कैन एक्सेस एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर बोर्ड नोट्स। आप क्लिक करोगे यहाँ पे, यहाँ दिख जाएगा। तो इट इज़ ऑल हैंडी ऑन द गो, आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज़ लाइक इट। जैसे बोला किसी ने एनोटेशन वाली फाइल चाहिए, तो एनोटेशन वाली फाइल भी आपको यहाँ पर मिलेगी। बुक्स एक्सट्रैक्ट, कोई पार्ट ऑफ द बुक शेयर करना है तो। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर बुक्स, तो जैसे आपकी जो क्वेश्चन बैंक होती है वो पूरी आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो 100% ऑफ द क्वेश्चन बैंक आप ऐप में मोबाइल पे लेके घूमोगे अपने साथ में। आपको ऑन द गो कहीं पर भी कोई क्वेश्चन देखना है, इतना ईजी है। आप सीधे चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए। तो लेट्स से शेड्यूल 3 डिवीजन, इसके ऊपर आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको पूरा जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आ जाएगा। अब ये अगर कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है अनसॉल्व, जो अपन कंसेप्ट बनाने के लिए करते हैं, तो उसके फिर यहाँ पे आपको सोल्यूशन वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसका मतलब है कि इसका एक ब्रीफ में मैंने जो भी डिस्कशन किया है वो वीडियो आपका यहाँ पे चल जाएगा। ये वीडियोस, ये कौन है? ये मैं ही हूँ। एनीवेज, तो वापस दिखाओ सर एक बार। कभी ऑडियो होगा तो ऑडियो नॉर्मली ऑडिट में यूज़ होता है, एफआर में भी यूजुअली विल यूज़ द वीडियोस। इसके अलावा व्हाट वी डू इज़, अगर कोई क्वेश्चन में अमेंडमेंट आया है तो उसमें फिर एक अमेंडमेंट का टैग लग जाता है। आपके पास सुविधा है, कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो आप इसे इंटरेस्टिंग मार्क कर दो। बाद में आप अपने फिल्टर लगा सकते हो कि मैंने जितने को इंटरेस्टिंग मार्क किया है वो सारे क्वेश्चंस को मैं फिल्टर करके देखना चाहता हूँ, तो वो आ जाएंगे। डिफिकल्ट मार्क किया है वो आ जाएंगे। तो यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फैसिलिटी। ये आपको ऐसे पूरा मिल गया। यहाँ पे मैं जो आपको फ्लैग्स दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अमेंडमेंट्स। इसका मतलब क्या है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई अमेंडमेंट आया है तो वो अमेंडमेंट मार्क हो जाएगा। तो आप साल भर बाद अगर आपको आपकी स्ट्राइकर के कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है ये देखना है, सिर्फ अमेंडमेंट वाले फ्लैग पे टिक कर दो और यू विल ऑटोमेटिकली गेट दी अमेंडमेंट। ये लेटेस्ट है तो अभी आपको कोई अमेंडमेंट नहीं दिखेगी। कोई क्वेश्चन में आपको नोट बनाना है, आप खुद के यहाँ पे नोट्स बना के रख सकते हो। तो दिस लाइक ऑन द गो, आपको पढ़ाई करना है तो सब अवेलेबल है। क्वेरी पूछना है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप सीधे यहाँ पूछ लो। हमें लगता है आपकी क्वेरी बहुत अच्छी है, बाकियों के भी काम आएगी, तो हम उसे पब्लिक कर देंगे, तो वो क्वेरी फोरम में आ जाएगी। तो क्वेश्चन पूछने से पहले आप क्वेरी फोरम में चले जाओ, वहाँ पे पूछ लो, देख लो कि ऑलरेडी इस तरह की क्वेरी तो नहीं है। तो ये एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है। आप ईमेल पे भी पूछ सकते हो, क्योंकि अभी ये ऐप iOS पे नहीं है, इसलिए भी हैंडल इट एट बोथ प्लेसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी ऑल्सो डू इज, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट लेट्स से फॉर एग्जांपल दे आर रेफरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आप ऐसे सर्फ नहीं करना चाहते हो, आप सीधे यू वांट टू काइंड ऑफ सी द आंसर ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माई बुक्स में जाना है, स्कैन क्यूआर पे जाना है। ये क्यूआर ऐसे मैंने स्कैन कर दिया, ये क्यूआर स्कैन हुआ, ये सीधे आपको उठा के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ले जाएगा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको। यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन वीडियो है तो वो आ जाएगा। अगर इसकी आंसर की टेक्स्ट अपन ने डाली हुई है तो वो आपको आंसर की टेक्स्ट दिख जाएगी। ऐसे अब पिछली बार तक हम सिर्फ जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते थे, उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पे ये सुविधा देते थे कि आपको ये ऐप में मिल जाता था। लेकिन इस बैच से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं अदर देन सेल्फ प्रैक्टिस विच इज लाइक अनइम्पॉर्टेंट टाइप्स, आई मीन रिपीटेटिव टाइप से, उन सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको ऐप पे मिल जाएंगे। मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप साल भर बाद, 1.5 साल बाद एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई, आपने कॉपी में देखा क्या आंसर है, आपने देखा, फिर भी आपके मन में कोई इशू आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है, उसका आपको सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। अब हो सकता है लेंथी क्वेश्चन हो तो 30 मिनट का हो, या हो सकता है वो 3 मिनट का हो। आपको उसको सॉल्व करके अपना पूरा आंसर देख लेना है। यू डोंट हैव टू सर्च एनीवेयर अक्रॉस, कहीं यूट्यूब इधर उधर कुछ जाने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना है। ऑल दिस पावर इज देयर इन योर हैंड्स। सर मैं iOS मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मेरा क्या होएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि एंड्रॉयड खरीद लो, ये तो बनता है इसके लिए, तो एंड्रॉयड लेना दोस्तों। अब तो जियो ने 999 रुपये में लॉन्च कर दिए, ठीक है। आई होप दिस क्यूआर कोड हेल्प्स। करेक्ट। आपको जब भी आप एक डिवाइस में लॉगिन करोगे, वहाँ से जैसे ही आप दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करते हो, आप यहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। यानी फिर इस लैपटॉप से आपने मोबाइल पे लॉगिन किया तो यहाँ से लॉग आउट हो गए, फिर आप लैपटॉप पे लॉगिन करोगे तो आपको वापस से लॉगिन डिटेल्स डालना पड़ेगी, सिक्योरिटी इश्यूज के कारण किया जाता है। चलिए, ये वाला वीडियो क्या शेयर किया जाएगा, ये पूरा वीडियो फास्ट ऐप पर रिकॉर्ड हो रहा है।
आज आपका ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद कल मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या वीडियोस से एज सच आप क्या कर सकते हो। देर आर फैसिलिटी, अगर फास्ट ऐप पे वीडियो आप टैगिंग कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। आई विल शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू। बट आज का पूरा वीडियो फास्ट ऐप पर अवेलेबल रहेगा। एक्सेप्शनली ये पहले दिन का वीडियो पूरा फास्ट ऐप पे इसलिए है क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यूज कुछ स्टूडेंट्स को आते हैं, तो आपके पास ईजिली हैंडली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। शुरू करते हैं दोस्तों अपना पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इंडेस। क्या पढ़ने वाले अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर में? अभी तक आप क्या पढ़ते आए हो दोस्तों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किसके ऊपर लगते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? आज भी अगर आप भारत में बात करोगे तो देयर आर लेट्स से 8 लाख प्लस रजिस्टर्ड कंपनीज, उसमें से हार्डली देयर विल बी लेस देन 1 लाख कंपनीज, 50 से 75,000 के बीच, 50 to 75,000 एंटिटीज कंपनीज विच विल बी फॉलोइंग इंडेस। ऑल द अदर कंपनीज आर स्टिल फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करती है, एक्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स। यानी आज भी वॉल्यूम में मेजॉरिटी एंटिटीज एएस फॉलो कर रही है, पर ये जो 50-75 यानी कि जो कंपनियां इंडेस फॉलो कर रही है, आप यूँ समझ लो दोस्तों कि ये भारत के कंपनीज का जो टोटल सेट ऑफ कंपनीज है उसका 90% प्लस बिजनेस मैनेज करती होंगी। यानी ऑल द लार्ज कंपनीज आर कंप्लाइंग विद इंडेस, एंड व्हेन आई से लार्ज देयर इज अ डेफिनेशन गिवन, नॉट ऑफ लार्ज बट किसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होते हैं। एंड द रिमेनिंग सेट ऑफ कंपनीज आर अलाउड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इंडेस फॉलो करना इतना आसान नहीं है। इनकी रिक्वायरमेंट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा टिपिकल, डिटेल्ड और इंट्रीग है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंडेस, ये आपको सबसे पहले ये बताएगा कि आज की तारीख में कौन सी एंटिटीज को इंडेस फॉलो करता है, और उन्हीं एंटिटीज जिन पे इंडेस लग रहे हैं उन्हें एज पर इंडेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दें। बाकी सब आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी। फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ कंपैरिजन है, वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हालांकि आपके इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड में अगर आप इंस्टीट्यूट के नए मॉड्यूल्स देखेंगे तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन सी एंटिटी पे लग रहे हैं, इंडेस किस पे लग रहे हैं, कौन कौन सी एंटिटी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एग्जाम्शन है। इंडेस में हालांकि ऐसे कोई एग्जाम्शंस होते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करना है, पूरी थ्योरी जो दी है ये डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कमिटमेंट के साथ बोल सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। आपका जो पेपर आएगा दोस्तों, उसमें आप देख लेना कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू में से कम 4 से 5 मार्क के थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से हो सकता है एक एमसीक्यू रोड मैप के चैप्टर से भी आए, जिसमें ये जो थ्योरी दी हुई है इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड में कुछ इनफैक्ट इससे रिलेटेड चीज़ पूछ लीजिए। तो एमसीक्यू में थोड़ा अगर आप एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, यार एमसीक्यू के तो मुझे 30 में से 30 चाहिए, क्योंकि देखो मैं तो पूरी कोशिश आपको ऐसी करूंगा बैच में कि स्टूडेंट 100 लाने वाला भी मेहनत करके ला पाए। फाइनल में अभी तक हाईएस्ट 96 लेके आया स्टूडेंट अरियन जैन, और इंटर में 100 में से 100 ला चुका है एक स्टूडेंट अमितेश जैन। दोनों ही जैन बंधु हैं। अगर आप भी जैन है तो आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। जो नॉन जैन है उनको जैनों को पीछे करना है, तो इस सोच के साथ तैयारी करो। तो थ्योरी अपन इसकी कवर करेंगे, बट एक बार पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडेस होते क्या है, फिर उसके बाद इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। जो भी कवर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। पहली बात तो अपन ये समझते हैं कि यार ये इंडेस है क्या और ये आए क्यों। एक बैकग्राउंड लेते हैं। आप एक बात बताओ दोस्तों, कोई बाहर की एंटिटी को चाइना में जाके अगर धंधा करना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा डिस्कशन करेंगे अब अपन, है ना। आप बताओ, चैट में लिखिए। कोई बाहर की एंटिटी को चाइना में जाके बिजनेस करना है तो सबसे बड़ा लिमिटेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां क्या आएगी उसे? वो प्रॉब्लम जो उसे इंडिया में पॉसिबली नहीं आएगी, कम आएगी। दूसरा तरीका सवाल पूछ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल इंडिया को बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश, इंदौर, जहां से मैं हूं। दिखाता है कि इंदौरी भी अपने को यहाँ पे ज्यादा भी होंगे, बट मैं नहीं देख पाया सबके नाम चैट पे।
तो अगर आपको 2 जॉब मिलती है, एक चेन्नई में है, लेट्स से एक ही कंपनी है जिसने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं और बोला है कि आपको पोस्टिंग लेना है, तो यू कैन टेक इट ईदर इन चेन्नई और इन दिल्ली। क्या बोलते हो, क्या प्रेफर करोगे, चेन्नई या दिल्ली? बढ़िया भैया, जवाब आने लग गए हैं, आखिरी आखिरी के दिखा भी देता। लैंग्वेज, लाइसेंस, कंप्लायंस, लैंग्वेज बैरियर, लीगल इश्यूज। बढ़िया मधु, बढ़िया जवाब आ रहे हैं आज तुम्हारे, वेरी नाइस। माधव, वेरी गुड, वेर आर यू फ्रॉम माधव, बहुत बढ़िया बेटा। दीप अग्रवाल ने बहुत अच्छा जवाब दिया, लैंग्वेज बैरियर। बाकी भी जवाब सही है, पर मैं जो सुनना चाह रहा था वो आ गया, तो मैंने आपको बढ़िया बोल दिया। तो आप एक चीज समझो कि लैंग्वेज बैरियर चाइना में बड़ा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉट एवरीबडी एंड मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, दे स्टिल कंप्लाई और फॉलो थिंग्स इन चाइनीज ओनली। सिमिलरली आपकी जॉब अगर आप सेंट्रल इंडिया से एंड यू हैव चेन्नई एंड दिल्ली, 2 ऑप्शंस, यू मे पॉसिबली प्रेफर दिल्ली जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि यार वहाँ का कल्चर काफ़ी कुछ यहाँ के कल्चर से मैच करेगा। फिर तमिल तेरी आंदे आती नहीं अपने को, तमिल वमिल वहाँ पे क्या है। चेन्नई में हमने सुना है कि लैंग्वेज का थोड़ा सा वो रह सकता है इशू। इस सभी कारणों से अगर लैंग्वेज अपनी जान पहचान की है तो अपनी कंफर्ट लेवल बढ़ जाती है। सेम इसी लॉजिक से अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज हमारी जान पहचान की है तो हमारी कंफर्ट लेवल उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की बढ़ जाएगी। तो आज कोई फॉरेन इन्वेस्टर को अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करना है तो बोलता है यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना आपके, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। वो देखता है ये क्या ऐसी बैलेंस शीट बना रखी है, इधर एक चीज इधर एक चीज, यहाँ लाइबिलिटी दिख रही है, यहाँ से ठीक क्या है। हमने बोला हमारे यहाँ ऐसी बनती है, टी फॉर्मेट। हमने बोला यार हमारी तो आदत ऐसे देखने की। हमने अच्छा, हमला ऐसे बना देते, कौन सी बड़ी बात है। वर्टिकल फॉर्मेट में हमने बनाया भाई, पहले लिखा हमने इक्विटी लाइबिलिटी, बाद में लिखा असेट्स। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है पहले हम बताते हैं पैसा कहाँ आया, फिर हम बताते हैं बाद में कहाँ लगाया। वो फिरंगी बोलते भैया हमारी तो आदत है पहले असेट देखने की, कहाँ कहाँ पैसा लगाए, और फिर ये देखने की कि कहाँ से आया, क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट ही ये देखने में पैसा लगाया कहाँ और फिर उसमें से कितना कहाँ से आया। हमला कोई दिक्कत नहीं है, पलटा देते। तो हुआ ये कि बाहर के लोग अगर इंडिया की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में वी रिलाई ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, वी विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स अनलेस एंड अंटिल आवर अकाउंटिंग लैंग्वेज इज सेम एज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो दोस्तों 1970s में किसी ने ये प्रॉब्लम को फोरसी कर लिया था, और यूरोप में इन 70s there was an international accounting standard committee which was formed. I'll give you all of the background and everything later. और उसने धीरे धीरे क्या किया, कई सारी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ा और बोला कि यार अपन एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाते हैं जो अपन सब फॉलो करेंगे अकाउंटिंग। और फाइनली इन 2000 इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल बॉडी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसमें यूरोपियन यूनियन की कई सारी कंट्रीज ने कहा कि यार अब हम परमिट करते हैं कि कोई भी बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पर आके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनफैक्ट लिस्टिंग कराती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करती है, तो ये एक स्टैंडर्ड कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से वो अकाउंटिंग करके दे दे। ये इतनी सारी कंट्रीज में ये एक्सेप्टेबल है। तो 30 ऑड कंट्रीज ने बोल दिया कि ये वाले स्टैंडर्ड से अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर करके हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराते हो, बैंकों में लोन लेते हो, ये सब एक्सेप्ट करेंगे। इन स्टैंडर्ड को कहा जाता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इसमें दूसरी कंट्रीज भी जुड़ने लग गई, यूएस ने भी इस बॉडी में पार्टिसिपेशन दिया, और उसके बाद हमने कहा कि अब हम इन्हें सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं, डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हुए रीनेम करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और नए स्टैंडर्ड इस नाम से इशू करते हैं। फिर आई G20 जो अभी इंडिया में जिसकी मेजबानी हो रही है। इसमें देर आर 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन। तो ऐसी कई सारी कंट्रीज G20 का पार्ट है, जिसमें भारत ने 2009 में कमिट किया कि भैया अब हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें भी डॉलर चाहिए। पर जब बात हुई कि हमने कमिटमेंट दिखाया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने का, तो हमने कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिन्हें IFRS कहते हैं, हम वो सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया में क्या फॉलो कर पाएंगे, या उसमें कहीं कुछ बदलाव करना पड़ेगा।
दोस्तों आप बताओ, कभी पिज्जा खाया है तुमने? तुम्हें लगता है जो पिज्जा तुम खाते हो वो इटली की डिश है? ये तो पता है अपने को। तुम्हें लगता है यहाँ पे वैसा ही पिज्जा मिलता है जैसा इटली में बनता है? सवाल ही नहीं उठता सर। इटली का पिज्जा खा लेते यार, चढ़े ही नहीं जबान पे, रंग ही नहीं चढ़े उसका। है क्या स्पाइसी नहीं है उसमें सर। पिज्जा तो यहाँ बनता, पनीर टिक्का पिज्जा अपना हॉट फेवरेट। तुम्हें लगता है इटली में पनीर टिक्का पिज्जा बनता होगा? नहीं। दोस्तों डोमिनोज जब पहली बार इंडिया आया, उसने पूरे भारत में अपने पांव फैला और बोले हम पिज्जा बेचेंगे, इटालियन डिश, ट्रूली ऑथेंटिक पिज्जा। वो टोमेटो केचप नहीं देता था जिसे अपन लोग सॉस बोलते हैं, सॉस नहीं देता था। वो बोलता था पिज्जाज आर सपोज टू बी एड विद मस्टर्ड सॉस। ओ येलो कलर का मस्टर्ड सॉस, जैसे समझ ही नहीं आया। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बंद करके कंपनी घर चली गई। फिर उसने जुबिलियंट फूड वर्क्स के साथ टाइप किया, उन्होंने बोला देखो भैया भारतीयों को पिज्जा देना है तो जैसा भारतीय को चाहिए वैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने इंडियन कस्टम्स के अनुसार अपने टेस्ट, स्पाइसेस, रेसिपी सब चेंज किया। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन इंडिया इन फूड चेंज। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है इंडिया में? दोस्तों अपने को पांव जमाने का है तो क्या करने का, अपने को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीजें बनाने की। बाहर से गाड़ी अगर इंडिया में आती है, कोई बाहर की कंपनी आई, लेट्स से उसने बोला हम इंडिया में कार आपको सप्लाई करेंगे। रॉल्स रॉयस ने बोला चलो ठीक है अमिताभ जी आपको गाड़ी चाहिए हम देंगे। अब एक चीज समझो, रॉल्स रॉयस जो सारी बनती है ना वो लेफ्ट हैंड ड्राइव बनती है। क्यों? क्योंकि सारी कंट्रीज में राइट हैंड ड्राइव चलता है। हमारे यहाँ अपन लेफ्ट साइड में चलते हैं तो स्टीयरिंग राइट साइड होता है, बाहर लेफ्ट साइड होता है। अब वो वाह वाली गाड़ी है यहाँ पे लाके अगर दे देगा तो हमारे काम थोड़ी ना है कि भैया हमें तो राइट में चलना है। अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे यार हम गाड़ी बाहर से लाएं तो उसका स्टीयरिंग यहाँ से, तो हम तो इसी साइड चलेंगे। तो हमें लोकल लॉ से कंप्लाई करने के लिए चीज़ों को थोड़ा बदलना पड़ता है। इनफैक्ट आईएफआरएस तो ये तक कहते हैं कि अगर आपके लोकल लॉज और आईएफआरएस में अगर कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो तो आप आईएफआरएस फॉलो करोगे, ताकि उनका उद्देश्य क्या है, एक जैसी अकाउंटिंग हो सब जगह। अब अपन इंडिया में थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भैया आईसीआई के द्वारा बना के दिए गए स्टैंडर्ड्स अगर कॉन्फ्लिक्ट कर जाए किसी लॉ से तो अपन आईसीआई को फॉलो करेंगे, उसके स्टैंडर्ड बनाए हुए स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। इंडिया में तो हम क्या बोलेंगे, भैया लॉ और स्टैंडर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन आए तो लॉ फॉलो होगा, यानी हम एज इट इज स्टैंडर्ड्स को एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो हमने बोला चलो हम एक काम करते हैं, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जितना हो सकेगा उतना कम से कम बदल के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेडी करके, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के स्टैंडर्ड बना के इसके अनुसार अकाउंटिंग कर। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वर्जेंस। एक शब्द होता है अडॉप्शन, जिसका मतलब अपन एज इट इज अडॉप्ट कर लो। पाकिस्तान ने बोला हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहे, हमारे नहीं समझ आ रहे, उनके कहाँ से आएंगे और कौन हमारे यहाँ बैठेगा और उसको कन्वर्ट करेगा। तो उन्होंने अडॉप्ट ही कर डाले। बोले जो कंपनी चाहे आईएफआरएस फॉलो करना है एज इट इज फॉलो कर लो, कोई मतलब नहीं, उर्दू में ट्रांसलेट करवा के दिलवा देंगे, कर लेना। पर इंडिया में हमने ऐसा नहीं किया, हमने कन्वर्ज किया। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, वी अडॉप्ट आईएफआरएस विथ सम एक्सेप्शंस। We do not adopt them as it is. We adopt it with some exceptions. And these exceptions are basically known as carve-ins and carve-outs. समझ लो आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है, कैसी क्या पढ़नी है, सब होएगा, अभी चिंता मत करो, वील कवर एवरीथिंग। कार्व इन कार्व आउट क्या होती है कहानी, ब्रीफ में समझाता हूँ आपको। कार्विन का मतलब होता है दोस्तों वेयर इंडेस एंड आईएफआरएस differ but there is no non-compliance or contradiction with IFRS. उदाहरण क्या हो सकता है, it is more so like terminology changes or reduced options of accounting, stuff like that. इसका मतलब क्या हुआ,
जैसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरनेशनली उसको नाम दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आईएफआरएस में अगर मैं किसी चीज का नाम बदल के मेरे पार्लेंस में कंट्री में जो नाम यूज होता है वो दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे बहुत ज्यादा। आईएफआरएस के ऐसे डिफरेंसेस जो कंसेप्चुअली अलग अकाउंटिंग नहीं करवा रहे हैं, जैसे टर्मिनोलॉजी चेंजेस या रिडक्शन ऑफ ऑप्शन। आईएफआरएस बोलता है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को आप कॉस्ट पे या चाहो तो आप रिवैल्यू भी कर सकते हो, पर इंडिया में हम बोलते हैं रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट पे ही कैरी करेंगे, रिवैल्यू नहीं करना चाहेंगे, कोई लॉस हुआ तो बुक करवाएंगे। सपोज वहां बोलते हैं आप कॉस्ट पे कैरी करोगे तो कोई लॉस हुआ तो बुक करना, नहीं तो आप चाहो तो रिवैल्यूएशन अप्रोच ले लो। तो उन्होंने दो अप्रोच दी, मैंने उनमें से एक रिवैल्यूएशन वाली अप्रोच अलाउ नहीं करी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पर उनकी अलाउड एक कॉस्ट वाली अप्रोच अलाउ कर दी एज इट इज। तो ऐसे केस में कहा जाएगा कि मैं आईएफआरएस के दायरे से बाहर नहीं हूं, उससे अलग नहीं कर रहा, बट उसमें जो ऑप्शंस दिए उनमें से मैं एक ऑप्शन या कम ऑप्शन का प्रोविजन कर रहा हूं। इस तरह के डिफरेंसेस कार्विन कहा जाते हैं। एंड देन देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस व्हिच आर टर्म्ड एज कार्व आउट्स। कार्व आउट्स का मतलब क्या होता है? दीज आर कंसेप्चुअल डिफरेंसेस विद आईएफआरएस। जैसे कि आईएफआरएस बोलता है लॉ और आईएफआरएस में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो आईएफआरएस फॉलो करो। हम इंडिया में बोलते हैं लॉ और इंडेस में कॉन्ट्राडिक्शन है तो लॉ फॉलो होगा। अब ये तो अगेंस्ट जाना हो गया, तो इसे कार्व आउट कहते हैं। आपके सिलेबस में कार्विन कार्व आउट्स नहीं है एक्सेप्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका। एक प्रैक्टिस हम लोग जो फॉलो करेंगे, क्योंकि सभी चीजें ब्रह्मास्त्र में एज सच है, पर कभी कभी कोई एक्स्ट्रा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखना पड़ेगी, तो जब भी आप कॉपी में कोई भी चीज लिखोगे तो उस पर एक नोट नंबर डाल दें, और वही नोट नंबर फिर आप क्या करेंगे, यू विल एडिशनली एड इट इन योर ब्रह्मास्त्र। इससे आपको पढ़ना सब कुछ ब्रह्मास्त्र से ही है, कहीं कुछ एडिशनल नोट की जरूरत पड़ी तो आपको नोट नंबर पता है, कॉपी में गए और नोट नंबर से क्रॉस कर लिया, दैट्स अबाउट इट। तो सर ये डिफरेंसेस हैं, इसका क्या मतलब है समझना अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको जानना। आईएफआरएस इश्यू करने वाली बॉडी है आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडिया में स्टैंडर्ड बनाने वाली बॉडी है एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई। आईएफआरएस खुद कहता है कि हम समझते हैं कई सारी कंट्रीज में आईएफआरएस एज इट इज अडॉप्ट नहीं होंगे, वो लोग कन्वर्ज करेंगे। इंडिया, चाइना, हांगकांग, इन सब ने कन्वर्जेंस किया है, बट कंट्रीज लाइक कनाडा, बहरीन, कंबोडिया, इन सब ने एज इट इज अडॉप्ट किया। इंडिया कहता है, सॉरी आईएसबी कहता है कि अगर आप कन्वर्ज कर रहे हो तो भी चलेगा, पर कन्वर्जेंस के अंतर्गत आपको एक कमिटमेंट देना होगा कि हौले हौले धीरे धीरे जो एक्सेप्शंस हैं हम दोनों के बीच में, आईएफआरएस और आपके लोकल स्टैंडर्ड्स के बीच में, हमारे केस में इन लोकल स्टैंडर्ड्स को नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, धीरे धीरे अपन इन डिफरेंसेस को खत्म करते जाएंगे या कम करते जाएंगे। इसलिए ये डिफरेंसेस दो पार्ट में बांटे जाएंगे, एक कार्व आउट जिन्हें खत्म करना ज्यादा जरूरी होगा, और एक कार्विन जो नहीं भी खत्म हुए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बट कोई भी कंट्री अगर आईएफआरएस से कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है तो जो जो उसके कार्व आउट्स है और कार्विन्स है उसे जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो ये क्यों कार्व आउट और कार्विन रख रही है। तो सर हम नहीं भी करेंगे जस्टिफाई तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप किसी एसोसिएशन का मेंबर हो तो आप ऐसा एटीट्यूड नहीं रख सकते निकल लूंगा क्या आएगा, लोग बोलेंगे रहने दे फिर इंडिया को नहीं देंगे मेजबानी G20 की। हाँ यार बात करते। तो ये सब चीजें आपस में से कनेक्टेड है। वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। It is no more that we are part of our own country, hence we will consider or do as wish what we wish. It's not like that. तो आज की तारीख में there are a huge lot of countries who have started following IFRS or they have converged to IFRS.
वन मेजर कंट्री विच इज नॉट स्टिल अडॉप्टेड IFRS इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की खुद की कंपनीज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब आज भी यूएस गैप फॉलो करती है, पर यूएस ने ये परमिशन दे रखी है कि कोई बाहर की कंपनी अगर यूएस में लिस्टिंग कराती है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करती है तो वो IFRS वाले स्टेटमेंट भी देगी तो चलेगा। यानी जो फॉरेन प्राइवेट इशूअर कहते हैं वो लोग, वो यूएस में जाते हैं तो वो IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे तो चलेगा। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, यूएस भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB ये बोर्ड है बेसिकली जिसमें IASB यूएस की बॉडी तो यूएस की एक बोर्ड है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो ये बोर्ड भी क्या है, ये भी अल्टीमेटली G20 का पार्ट है, यूएस भी उसका पार्ट है, तो वो भी जवाब दे। तो यूएस बोलता है यार देखो यूएस यानी यूएस है, तो हम आपके स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, पर हम आपकी कंट्रीज से आने वाले लोगों को आपके IFRS बेस्ड स्टैंडर्ड से हमारे यहाँ पर अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो हम करने देंगे, हम बोलेंगे नहीं यूएस गैप फॉलो कर। प्लस ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि यूएस गैप और IFRS भी एक जैसे जितने हो सके हो जाए, बट अभी बहुत डिफरेंस है, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है पर इतनी ज्यादा नहीं। तो having understood what do we mean by convergence, having understood what do we mean by carve-in and carve-outs, what are these particular differences? Now, before we study all this particular theory in detail from exam perspective, what we need to first study is what head of companies are required to follow standard. उससे पहले एक चीज आप और समझ लीजिएगा दोस्तों कि IFRS और इंडियन स्टैंडर्ड्स की नंबरिंग में क्या मैच होता है। – 2002 के बाद से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आए उनका नाम हुआ IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 17। उससे पहले जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो 1970s में बनी थी, उसने जो स्टैंडर्ड इशू किए थे उसका नाम था IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे उन्होंने कुछ 41 स्टैंडर्ड्स इशू किए। 2002 में जब हमने बोला कि अब हम IFRS इशू करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग IAS थे उस पर हमें एक डिसीजन लेना था, या तो हम उसको भी IFRS कर दें, नाम बदल दें, या हम वो सारे विड्रॉ कर दें और उन सब के नए IFRS इशू कर दें, या हम बोले चलने दो, जो IAS चल रहे चलने दो, अब से IFRS इशू होंगे और धीरे धीरे ये IAS को हम IFRS से रिप्लेस कर देंगे। ये अप्रोच फॉलो की, दिस वॉज द अप्रोच विच वॉज फॉलोड। मतलब 1 to 41 के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो जो इशू हुए उन्हें एक साथ हटाया नहीं गया, और एक एक करके उनके बदले में जब IFRS आना शुरू हुए तो उसके रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को विड्रॉ कर दिया। तो आज की तारीख में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 41 सारे नहीं है, बीच में से कुछ कुछ गायब हो गए, जैसे IAS 1 2 और फिर सीधे 7 है। पर IFRS अब सीरियल नंबर में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आज जो लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS फॉलो करते हैं वो टेक्निकली IAS प्लस IFRS फॉलो करते हैं। धीरे धीरे आप समझो अभी इतने IFRS है, इतने IAS है, धीरे धीरे ये संख्या IAS की कम होती जाएगी एंड दे विल गेट रिप्लेस्ड बाय IFRS। बट आज की तारीख में IFRS को कैजुअली हम बोलते हैं IFRS, बट दे मीन IFRS प्लस IAS टुगेदर। तो इंडिया ने किससे कन्वर्ज किया है, जो नए नए IFRS आ रहे हैं उनसे, या जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज भी एग्जिस्टेंस में है उनसे, दोनों से। और हमने क्या किया, हमने IAS के बदले में इंड AS जो इशू किए उनके नंबर और नाम सेम रखे। तो IAS 1 is presentation of financial statement, Ind AS 1 is presentation of financial statement, IAS 2 is inventories, Ind AS 2 is inventories। तो फिर IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन उनका हमारे यहाँ पे नंबर हमने 100 सीरीज में डाल दिया, तो इट इज Ind AS 10। तो अगर कोई भी Ind AS अगर आप देखोगे तो उसका नंबर कैसे आएगा,
तो इंडेस की और आईएएस की नंबरिंग सेम है, आईएएस और इंडेस सेम नंबर है, पर आईएफआरएस के लिए हम 100 की सीरीज यूज करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी इंटरप्रिटेशन है तो उसे एसआईसी नाम दिया जाता था, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरप्रिटेशन कमिटी के इंटरप्रिटेशन। और आईएफआरएस से रिलेटेड कोई भी इंटरप्रिटेशन इशू होते हैं तो उसे आईएफआरआईसी नाम दिया जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी के इंटरप्रिटेशन। इंडिया में हमने जब इंडेस अडॉप्ट किए तो ये सारे के सारे इंटरप्रिटेशंस को भी क्या किया, इंडेस का पार्ट बना दिया, और नॉर्मली इन्हें किस में, अपेंडिक्स में डाल दिया गया। तो उनके इंटरप्रिटेशंस अपन ने अपेंडिक्स में डाल दिए। तो आज की तारीख में अगर आप आईएएस का पैरा 10 देखोगे तो वो इंडिया का जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका इंडेस 1 का पैरा 10 होगा, यानी पैरा टू पैरा आपके स्टैंडर्ड्स पूरे मैच करते हैं एक्सेप्ट फॉर कार्विन एंड कार्वाउट्स, और उनके जितने इंटरप्रिटेशंस है वो सब हमने पीछे अपेंडिक्स में डाल के शेयर कर। आज भी दोस्तों कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो आईएफआरएस में इशू हो गए पर हमने इंडिया में इशू नहीं किए हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हमने सारे के सारे स्टैंडर्ड आईएफआरएस और इंडेस के दे दिए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आज भारत में आईएफआरएस या इंडेस फॉलो नहीं करती है, तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का आईएफआरएस 17 ये इंडिया में इशू ही नहीं हुआ है। वी डोंट हैव इंडेस 117। क्यों? क्योंकि आज हम इंडिया में सारी एंटिटीज पर इंडेस नहीं लगा रहे, इंश्योरेंस कंपनी आज भी एस फॉलो करती है, इस कारण से हमने ये स्टैंडर्ड इशू नहीं किया। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड ऐसे आज भी हैं जो हमने इशू नहीं किया, ठीक है। कोई भी अगर आप इंडेस देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक मैंने बेयर आपको स्टैंडर्ड दिखाया था, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, स्कोप किन किन पे लगेगा, टर्म्स जो आती है वो डेफिनेशन, फिर उसका कंटेंट, आखिरी में क्या क्या डिस्क्लोजर एनुअल रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहिए। कोई भी नया स्टैंडर्ड आता है तो ट्रांजिशन कैसे होगा ये तो अभी आप बहुत अच्छे से जानते हो, ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में कैसे जाना है और कब से इफेक्टिव होगा। और अपेंडाइसिस जिसके अंतर्गत कोई भी इंटरप्रिटेशन कमिटी के इंटरप्रिटेशन या ऐसी चीज़ें देनी है तो वो सब यहाँ पे दे दिया जाता है। एक चीज़ आप इस पर ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी आर बेसिकली गोइंग थ्रू एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, जब आप बेयर टेक्स्ट पढ़ते हो तो उसमें कुछ चीज़ें बोल्ड होती है, कुछ नॉर्मल फॉन्ट में होती है। वेदर इट इज़ बोल्ड और नॉर्मल फॉन्ट, एवरीथिंग इज इक्वली मैंडेटरी। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक इंडेस ओपन किया था, इस इंडेस में अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सेगमेंट, ज़्यादातर कंटेंट अगर आप देखोगे तो इसका नॉर्मल फॉन्ट में, सिर्फ एक कोर प्रिंसिपल है जो बोल्ड में, बाकी सब नॉर्मल फॉन्ट में। इसका मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो बोल्ड में ये मैंडेटरी और बाकी सब जो है वो सिर्फ गाइडेंस, नहीं, 100% ऑफ द इंडेस मैंडेटरी होता है, यानी पूरा जो कंटेंट है वो सब मैंडेटरी है। तो बोल्ड में हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे जो अपेंडिसेस है वो भी अगर इसका पार्ट है तो वो भी मैंडेटरी होता है। नॉर्मली अपेंडिक्स में क्या दे दिया जाता है, तो जैसे यहाँ पे कोई टर्म्स डिफाइन करनी है तो वो दे दी गई, कोई इंटरनेशनल कमिटी का इंटरप्रिटेशन है वो दे दिया, आईएफआरएस के साथ कोई कंपैरिजन है या डिफरेंसेस है तो वो दे दिए। ऐसी चीज़ें फिर अपन क्या कर देते हैं, अपेंडिक्स में डाल देते हैं और लिख देते हैं कि अपेंडिक्स क्या मैंडेटरी है या नहीं। चलिए, तो ये वाला हम देख लेते हैं एक बार, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम यहाँ से पूरा कवर कर रहे हैं अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर इंडेस आईएफआरएस कन्वर्ट स्टैंडर्ड? Similar to IFRS, they are principle-based standard, but they are substantially different from Indian GAAPs. Indian GAAP का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन गैप्स में अब अपन क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है इंडियन गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इंडेस यानी इंडेस। नंबरिंग और इंटरप्रिटेशन कमेटी की बात अपन ने कर ली। ऑब्जेक्टिव यानी उसका मेन पर्पस। स्कोप, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर नहीं होती, नॉर्मली इसमें एक्सक्लूजन बताते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स के स्कोप में लिखा हुआ रहेगा कि अगर कोई माइन से रिलेटेड आपका लाइसेंस है तो वो इस इंडेस में कवर्ड नहीं है, दूसरे इंडेस में कवर्ड है, ऐसा। कंटेंट जो अभी अपन पूरी उसकी बॉडी देख रहे थे, आखिरी में सब में डिस्क्लोजर्स आते हैं जो आपको एनुअल रिपोर्ट पे देना पड़ेंगे। अब ये एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना तो ये कंटेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड अपेंडाइसिस। अपेंडिसिस भी इंटीग्रल पार्ट है स्टैंडर्ड का। इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, किसी चीज़ को लगाने की गाइडेंस हो सकती है, टर्म्स की डेफिनेशन हो सकती है, दूसरे इंडेस के रेफरेंसेस, आईएफआरएस के साथ कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन कमेटी के इंटरप्रिटेशंस का कंटेंट, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं।
एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको कि व्हाट आर दी अपेंडिसेस गिवन अंडर द इंडेस और व्हाट ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन अपेंडिसेस गिवन अंडर द इंडेस। 10 अटेम्प्ट में कभी एक आध बार आ जाए तो आ जाए, वो मत पढ़ना, छोड़ देना वो क्वेश्चन। पर एमसीक्यू जरूर आ सकता है, इसलिए आपको देखना तो पड़ेगा, आप छोड़ नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरी पार्ट हो गया। आप यूँ समझ लो अपना पूरा पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड आ गया, थोड़ा सा इंडेस क्या होता है एक ब्रीफ आइडिया लग गया। अब अपन एक्चुअल में जो ब्रेक के बाद पढ़ेंगे दोस्तों, ये अपना रियल कंटेंट होने वाला है। ना इसे रियल कंटेंट, इसका मतलब क्या है, दिस इज द कंटेंट जहाँ पे अपन रूल्स पढ़ने वाले हैं। क्या? कंपनीज इंडेस रूल्स 2015, जिसमें आप फाइनली और एक्चुअली पता करोगे कि इंडिया में कौन सी एंटिटीज को इंडेस फॉलो करना है, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अभी तक जो पढ़ा है उससे क्या समझ में आ जाना चाहिए आपको, बस एक छोटा सा आइडिया कि इंडेस जो बनाए गए हैं उनका आईएफआरएस के साथ कैसा तालमेल है, दैट्स अबाउट, ठीक है। ब्रेक लेते हैं, वी विल हैव अ 15 minutes ब्रेक एंड देन वी विल रिज्यूम द सेशन एंड वी विल स्टार्ट विद दिस।